हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 9 गणित की। और अध्याय पहले से स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 को देखने वाले हैं। लेकिन जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, एक बात समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक क्लास के लिए। चाहे फिर वो कक्षा 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। और 12 तक आते आते बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है पता क्या है? मेन प्रॉब्लम कक्षा 9 में बहुत कम लोग हैं जो ध्यान देते हैं। तो आपको क्या करना है? ध्यान देना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 12 तक इस्तेमाल होगा, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस्तेमाल होगा। जब भी आप गणित की बात करेंगे, जब भी आप मैथ की बात करेंगे, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह हर कहीं मिलेगा। और इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना, समझना, जानना, पहचानना है। इस बात को समझ लेना। देखो, नंबर सिस्टम में बहुत आसान तरीके से समझाने वालों, एकदम एक एक चीज प्यार से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वालों। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं, जो कुछ भी मैं समझाने वाला हूं, हर एक चीज का खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाना है। आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, मैं आप 12 तक पढ़ोगे और अगर मेरे वीडियो देखते हो तो मैं हमेशा यही बात कहूंगा कि खुद का हैंड रिटन नोट्स हर हाल में बनाना ही बनाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करें तो कक्षा 9 गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट की जाएगी। प्रश्नावली 1.1 के जितने उदाहरण हैं और जितने एक्सरसाइज में सवाल है सब बताए जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है अभी हाल फिलहाल में संख्या पद्धति का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक चीज, एक एक बात मैं यहां समझाने वाला हूं और उसका आपको नोट्स बनाना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक प्यारी सी जादू की झप्पी मैं लेके आया हूं। प्यारी सी जादू की झप्पी की मजा आ जाए। बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी बात को ध्यान में रखना है। और ये प्यारी सी जादू की झप्पी आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट होने के लिए कि बस अब करना है तो करके दिखाना है। और हम बढ़ते हैं संख्या पद्धति के पूरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कक्षा 9 गणित के प्रश्नावली 1.1 के हिसाब से और अध्याय 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले अगर हम बात करें संख्या पद्धति में हम शुरुआत क्या करेंगे, क्या पढ़ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया प्यारो, आपका गणित की शुरुआत अगर आप करते हो, अगर गणित आप सबसे पहले देखते हो, सीखते हो, समझते हो, तो सबसे पहले क्या देखते हो? तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि सर हम लिखना गिनती स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल यही बात है, ठीक है। देखो, शुरू से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से। तो आप मुझे बताइए कि गिनती लिखते हैं या तो गणित की अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली छोटी उसकी इकाई क्या होगी? किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, जो हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैथ में, गणित में, तो लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो लिखित रूप में आप कहेंगे सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी अंक, डिजिट। तो जब तक मैं अंक की परिभाषा आपको बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अंक कितने होते हैं। कमेंट बॉक्स में क्या मैं अभी बता दूंगा तो आपको तो पता ही चल जाएगा। लेकिन जब तक मैं आपको बताऊं तब तक आप ये सोचिए खुद के दिमाग में कि आप अंक कितने होते हैं, ये सोचिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है भाई? आपको यहां परिभाषा लिखना है अंक, ठीक। एकदम बेसिक से चलेंगे और हर एक चीज अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें अंक, तो क्या है अंक? भाई गणित की सबसे छोटी लिखित इकाई है, ठीक है। सबसे छोटी लिखित इकाई, क्योंकि अगर अंक है तो ही तो आगे चीजें बनेगी, तभी तो गणित बनेगी, गिनती बनेगी, गिनती बनेगी, नंबर सिस्टम बनेगा, गणित बनेगा। तो अंक क्या है? सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो गणित की सबसे, गणित यानी कि मैथ, गणित की सबसे छोटी इकाई, गणित की सबसे छोटी इकाई, ठीक है भैया। गणित की सबसे छोटी इकाई अंक है। कितने अंक होते हैं? तो आप कहेंगे सर हमारे दिमाग में 9 अंक आ रहे हैं, और हम कहेंगे कि आप पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अंक कितने होते हैं, डिजिट कितने होते हैं? तो आपको ध्यान रखना भैया, डिजिट होते हैं 10, ठीक है। 1 से 10 नहीं, 0 से 9 कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए, ठीक है। तो गणित की सबसे छोटी इकाई अंक होती है, ठीक है।
तो ये यहां पर मैंने लिख दिया अंक यानी कि डिजिट, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। और कितने अंक होते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं पता है क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके इंग्लिश लेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये आपके इंग्लिश लेटर कह दूं, या अगर आपको इसको सही से बोलना है तो ये आपके लैटिन जो लैंग्वेज है उसके अंतर्गत, लैटिन एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो आपकी देवनागरी में गिनती लिखी जाती है, जो आपकी देवनागरी में अंक लिखे जाते हैं ना, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको याद भी होगा गिनती कैसे लिखी जाती है। ये आज की हमारी कड़वी सच्चाई है, और आप मुझको बताना कि सच्चाई है कि नहीं। आप लोग बस इस भाषा में सीख गए हो, जबकि आपकी जो देवनागरी है उसको आप पूरी तरीके से भूल गए हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें शून्य, तो भाई शून्य इसी तरीके से आता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें 1 की, तो आपको याद होगा 1 कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें 2 की, तो 2 इस तरीके से लिखा जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें 3 की, तो 3 इस तरीके से लिखा जाता था। ठीक है, लैटिन भाषा में हम 4 ऐसे भी लिखते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तरीके से होता है 4 लिखने का तरीका। ठीक है, अगर हम बात करें 4 की, तो 4 कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। 5 की, तो 5 कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। फिर अगर हम आगे बात करें 6 देवनागरी में, तो 6 कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। अगर हम बात करें 7 की, तो 7 कैसे आप लिखते थे, जैसे लगभग 6 बनता था ना, तो लगभग 7 भी ऐसा ही बनता था। ठीक है, इस तरीके से कुछ 7 भी कुछ ऐसा बनता था। 8 की बात कर लेते, तो देखो 8 लिखने के कई तरीके थे, जो मुझे याद है वो इस तरीके से 8 लिखा जाता था। अब अगर आप देखें तो 8 लिखने का एक तरीका और है कि 8 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 8 को ऐसे। और अगर हम बात करें 9 की, तो 9 ऐसे लिखा जाता था, मुझे अच्छे से याद है 9 कुछ इस तरीके से बनता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो 9 बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं जो हमारी गिनती है, जो आप ये देवनागरी में 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पढ़ते ना, ये आप लिखना ही भूल गए होंगे भैया। ये आप लिखना ही भूल गए हैं, या आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है, आपको ये चीज आप सिखाना ही बंद कर दिए। बहुत दुख की बात है ये। ठीक है, तो मेरी एक कोशिश है कि आप इनको ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप मोबाइल की उसमें बात करें, आपका जो टच स्क्रीन फोन है उसमें भी देवनागरी हिंदी में लिखने के लिए आ जाती है, तो उसको देख ले। तो कम से कम आपको ये तो पता हो कि हमारी मूल भाषा में जो गिनती है उसको कैसे लिखा जाता है। 99%, 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये चीज लिखना नहीं आता है, 9 ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता था। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सब चीजों को ना भूल जाए, है ना। और अगर हम बात करें लैटिन भाषा में, तो लैटिन भाषा में आप 4 इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 तरीके हैं आपके पास लिखने के। तो अंक क्या है, डिजिट क्या है, ध्यान रहेगा। देवनागरी में लिखना आपको, लैटिन में लिखना आता है, 0 से 9 तक कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से लेकर 9 तक आपको लिखना आना ही आना चाहिए। इसके अलावा रोमन अंक भी आपको सिखाए जाते हैं, तो रोमन गिनती भी आपको ध्यान रखनी जरूरी है, रोमन भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अब आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नंबर क्या होते हैं, नंबर के अंतर्गत कौन कौन सी आपकी शाखाएं हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, हर एक चीज जानने वाले। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या से, कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। तो आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आप सीखने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसको आप अगर किताब में देखेंगे तो कई बार आप शब्द पाएंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो देखो, जब नाम से जाहिर है, प्राकृतिक संख्याएं प्रकृति के बारे में बात कर रहा, नेचर के बारे में बात कर रहा। इसका मतलब क्या कि भाई अगर आप आमने आसपास देखो, अगर आप आसपास की चीजों को देखो तो आप उन्हें गिन पाओगे। समझ ना बात को, किस तरीके से होता है। जैसे पेड़ है, ठीक है ना, तो अगर वहां पेड़ है तो आप उस पेड़ को गिन पाओगे। अगर वहां पेड़ नहीं है तो आप ये नहीं कहोगे कि वहां पर 0 पेड़ है। ठीक है, वहां पर 0 पेड़ है, आप ऐसा नहीं कहोगे कि वहां पेड़ ही नहीं है तो आप कहोगे वहां 0 पेड़ है, या फिर वहां पर -2 पेड़ है, ऐसा कुछ नहीं कहोगे। तो प्रकृति में जो हम चीजों को गिन पा रहे हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो फिर ये चीज कहां से स्टार्ट होगी, ये 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कोई चीज है
तो उसको या तो हम 1 कहेंगे या 2 कहेंगे या 3 कहेंगे, उसको हम 0 नहीं बोलेंगे। तो प्राकृतिक संख्या है कौन, जो 1 से स्टार्ट हो, या फिर प्रकृति में अगर हम किसी भी चीज को गिन पा रहे हैं तो वो प्राकृतिक संख्या है। प्रकृति में या संसार में हम किसी चीज को गिन पा रहे हैं तो वो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है भाई, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो परिभाषा आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है कि प्रकृति में जिन संख्याओं को, प्रकृति में किसी भी वस्तु को अगर हम गिन सकते हैं तो वह संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएगी। समझ गए? प्रकृति में अगर किसी भी चीज को, वस्तु को हम गिन सकते हैं तो वह संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएगी। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, क्लियर बात इतनी? तो फटाफट से मैं परिभाषा लिख देता हूं, आप लोग परिभाषा देख लें। तो भैया मेरे प्यारो, ये मैंने परिभाषा लिख दी है, आपको इसका नोट्स बनाना है बेहतरीन तरीके से। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर समझा दिया कि क्या होता है। प्रकृति में जिस किसी भी वस्तु चीज को यदि हम गिन सकते हैं तो उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत यानी इन्फिनिटी, इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं, और ये एक चिन्ह होता है। देखो, अनंत कोई संख्या नहीं है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक बस चीज को बताता है कि गिनती का कोई अंत नहीं तो वो अनंत है। गिनती का कोई अंत नहीं तो वो अनंत है। तो ये किसी संख्या को नहीं बता रहा, इस बात को याद रखिएगा। यह एक नाम मात्र का सिंबल है, प्रदर्शित करने का चीज। ठीक है, हाँ। तो अनंत तक जाती है, इसे कैपिटल एन। कैपिटल एन कहां से भाई, यहां से ले लिया हमने। ठीक है, यहां से ले लिया, नेचुरल नंबर के कैपिटल एन से इसे हम बता दिए, इसे एन से प्रदर्शित करते। सिंपल बात है। तो यहां पर आप लिख लेंगे बेहतरीन तरीके से कि कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बराबर इस तरीके से लिखिएगा। ये आपका मजला कोष्टक आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस तरीके से आप लिख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक भाई, ये जाएगा आपका सिस्टम इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहां तक, इन्फिनिटी तक, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका पहला चीज, प्राकृतिक संख्या। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या की तरफ। अब अगर हम बात करें पूर्ण संख्या क्या हुई, तो नाम का मतलब है पूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं होल, WHOLE। ठीक है, तो मतलब क्या, पूर्ण कौन करेगा। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या को पूर्ण क्या करेगा, तो भारत में आर्यभट्ट जी ने, जो हमारे महान गणितज्ञ हैं, उन्होंने खोज की थी किसकी, शून्य की। शून्य की खोज की, तब जाके गिनती का पूर्ण रूप से आविष्कार हुआ, तब जाके हम लोग को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ आर्यभट्ट जी के उस शून्य की खोज के आधार पर। तो भैया अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ दें, यहां पर शुरुआत में शून्य लगा दें, तो शून्य लगने से वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को जो चीज पूर्ण करेगी वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्लियर बात है। पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होंगी, 0 से प्रारंभ होंगी, कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। सिंपल बात है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या हो गई भाई, होल नंबर किनको कहेंगे, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि शून्य भी जोड़ दिया जाए, जोड़ने का मतलब ऐड करना नहीं, ले लिया जाए। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि शून्य भी जोड़ दिया जाए, ले लिया जाए, तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पता है। यहां से होल का जो है, होल नंबर्स के लिए हमने W ले लिया, तो ये हो गया W से प्रदर्शित करने के लिए। तो पूर्ण संख्याएं को W से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इन्हें हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इनको हम लिख रहे हैं W के साथ इस तरीके से। ये आपका चिन्ह कहलाएगा। ठीक है ना, मजला कोष्टक, और इनको इसलिए लेते हैं क्योंकि एक थैले के रूप में बता रहे हो। ठीक है ना, अगर हम प्राकृतिक संख्या को लिख रहे हैं तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा, तो हमने कह दिया कि एक थैले के रूप में अंदर समाहित है। ठीक है, सारी संख्याएं इस तरीके से, यानी ये आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स के लिए। ठीक है, तो वहां पर आता है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीज पढ़ रहे हो ना, ये हर एक चीज आपकी 10 में भी काम आएगी। 11 में इस पर डेडिकेटेड एक चैप्टर है, शुरुआत का पहला चैप्टर समुच्चय में, वहां पर फिर से ये सब हर एक चीज बताई जाती है। 12 में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब कुछ हर जगह इस चीज का यूज होता है, इस बात को समझना। ठीक है, तो W के लिए क्या आ जाएगा, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक भाई, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया
पूर्ण संख्याएं हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्णांक पर, इंटीजर्स पर, ठीक है। तो पूर्णांक का क्या हो गया, अब यहां पर एक चीज और लिख लीजिए। देखिए अगर हम बात करें यहां पर एक चीज और अगर मैं समझाऊं आपको तो ये इतना हो गया, ठीक है। पूर्णांक पर बढ़ने से पहले एक चीज और आप नोट करके लिख लीजिए। इसमें आप ये गौर कर रहे हैं अच्छी तरीके से कि यहां पर अगर आप गौर कीजिए ये क्या है, ये सिस्टम इतना क्या, अगर हम इसमें जीरो हटा दें तो इतना सिस्टम को आप क्या कहेंगे, तो आप आराम से कहेंगे कि सर ये तो नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्या है ना, है कि नहीं, ये आपकी नेचुरल नंबर है ना, ये प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, या आप नोट के तौर पे लिखिए, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं है भैया, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं। तो आपको ये नोट के तौर पे लिखना है, क्या लिखना है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं। गॉट इट है? इस पॉइंट को आपको और रखना है, ठीक है। तो हम लोग नोट की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको नोट बताया भाई, नोट में क्या मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो ये नोट लिख लीजिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे अगली संख्याओं पर। संख्याएं कौन सी? पूर्णांक, ठीक है। अगली चीज क्या है? पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है, INTEGERS, ठीक है, इंटीजर्स। तो ये संख्याएं कौन सी संख्या होंगी? तो वो सभी संख्याएं जो धनात्मक है, जो ऋणात्मक है और जीरो, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक के अंतर्गत रखते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने जीरो को क्यों अलग कर दिया, बेचारे को अलग डाल दिया किनारे पे? आपने कहा धनात्मक संख्या है, आपने कहा ऋणात्मक संख्या है और आपने कहा जीरो। अच्छी बात है। तो ये जीरो क्या है? जीरो धन के साथ क्यों नहीं किया, जीरो ऋण के साथ क्यों नहीं किया? ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है, हम समझ लेते कि धनात्मक संख्याओं के साथ जीरो गया है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे मैं आपको लिखवा भी दूंगा कि जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। ध्यान रहेगी इस बात को, ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है, यह एक उदासीन संख्या है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर जीरो है और इस पे कोई पीछे इसका चिन्ह नहीं लगा तो धनात्मक में इसको भेज दो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया मेरे प्यारो, यह एक न्यूट्रल संख्या है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि धनात्मक और ऋणात्मक सिर्फ चिन्ह है, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के सिर्फ चिन्ह है, वही किसी संख्या को प्रदर्शित नहीं करते। धनात्मक और ऋणात्मक क्या है? चिन्ह है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटीजर्स को जानेंगे। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? प्रत्येक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि सर अच्छी बात है आपने ये बता दिया कि सर पूर्णांक संख्या कौन कौन से हो जाएंगी, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कि -1/2 को भी पूर्णांक बोल दो क्योंकि ये तो ऋणात्मक है ना सर, ठीक है ना। आप कहेंगे सर 0.567 इसको भी पूर्णांक बोल दो, ये भी तो ये धनात्मक संख्या हो गई भाई, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता, तो इसका मतलब हम क्या मान के चलते हैं? इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि भैया वो जो चीज है वो धनात्मक है, तो ये संख्या धनात्मक हो गई, होगी कि नहीं? बिल्कुल। आप कहेंगे ये धनात्मक है, आप कहेंगे सर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा तो ये ऋणात्मक है, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको पूर्णांक में, कि पूर्णांक में आपको कभी भी ये दशमलव वाली संख्या नहीं लेनी है और ये ऋणात्मक वाली संख्या नहीं लेनी है। समझ गए बात? पूर्णांक के अंतर्गत कभी भी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। क्लियर है बात? तो यही चीज मैंने यहां लिखवा दी थी कि प्रत्येक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में भिन्न और दशमलव की संख्याएं नहीं आती हैं, पूर्णांक को आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आई आप समझ गए, यहाँ इंटीजर से तो आई ले लिया। जेड क्यों? तो जेड होता है एक शब्द जेहलीन के लिए,
ये आपका एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ है। तो जेड किसको बता रहा भाई? जेड बता रहा जहलीन को। किस चीज को भाई? जहलीन को, ठीक है ना, जहलीन। यह कहां किस भाषा का शब्द है? ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। यह एक जर्मन भाषा का शब्द है, जेड जहलीन को बता रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर ये होता है गिनना, ठीक है। आप क्या कहेंगे भाई? सर जहलीन का अर्थ होता है इसका मतलब जहलीन का अर्थ क्या होता है भाई? गिनना होता है। क्या होता है भाई? गिनना होता है, ठीक है ना, गिनना, है ना, समझना बात को। क्या होता है अर्थ? गिनना होता है। किसी भी चीज को हम गिनना, जहलीन का। और इसमें उपस्थित ये जो शब्द है, अगर हम बात करें जहल, ठीक है, ये सब आपको एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। तो ये जहल का मतलब क्या होता है भाई? इतना, जहल, ZAL, ठीक है, ZAHL, जहल। तो जहल का मतलब होता है सर संख्या। क्या होता है? जहल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? संख्या। लेकिन इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, आप तो बस ये ध्यान रखिए, ठीक है, कि पूर्णांक को हम आई से या कैपिटल जेड से कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पूर्णांक में भाई होता क्या क्या है, सिस्टम क्या क्या बनता है पूर्णांक के अंतर्गत। तो मैंने आपसे कहा कि इसको हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर हम लोग जेड से प्रदर्शित कर रहे हैं, अच्छी बात है। और आपको पता है कि संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम मंझला कोष्ठक लेते हैं और इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे कि ये यहां आप ले लेंगे 0 बीच में, बीचों बीच, और यहां से आप दाईं तरफ जा रहे हैं 1 2 3, कहां तक? ये आप जा रहे हैं सर प्लस इंफिनिटी तक, भैया मेरे प्यारों, ठीक है, कहां तक जा रहे हैं? प्लस इंफिनिटी तक। इसके बाईं तरफ उल्टी चलिए विपरीत दिशा में, तो -1, ठीक है, -2 और -3, और कहां तक? आप कहेंगे माइनस इंफिनिटी तक हम इसको लेकर जाएंगे, ठीक है, माइनस इंफिनिटी तक हम इसको लेकर जाएंगे। तो बीचों बीच 0, बीचों बीच 0, 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्या है, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है। तो इस तरीके से मिलके हमारा क्या हो गया? पूर्णांक बन गया, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं आप? माइनस इन्फिनिटी से, मैंने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। इसमें ये कैटेगोरिकली आपको स्पष्ट करना होगा। जब भी आप इस तरीके से बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है पूर्णांक में कभी भी भिन्न और दशमलव की संख्याएं नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आती। अच्छा, तो पूर्णांक को अगर हम लिख रहे हैं तो इसको इस तरीके से भैया आप प्रदर्शित करिए। किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर इस तरीके से। आपको कक्षा 8 में अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी तरीके से, ये आपकी एक रेखा हो गई, ठीक है। अगर हम इसमें संख्याएं को प्रदर्शित करते हैं, अगर हम इनमें संख्याओं प्रदर्शित करते हैं, संख्याओं को अगर हम बता रहे हैं जैसे 0, ये 1, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन, बात को समझिएगा, और एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन आप बता रहे हो, ये गाड़ी आपकी चलती जाएगी, है ना, इस तरीके से। और यहां अगर हम बात करें तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है, कहां तक? माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। क्लियर बात है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसे ले लीजिए प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इसको यहाँ पर ले लीजिए माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से। बात क्लियर है एकदम। तो ये आपकी संख्या रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका संख्या रेखा, ठीक है। कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपको कहा जाता है कक्षा 8 में कि भाई यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है, इसको ऐसे लो, इसको ऐसे लो, ऐसे जोड़। कितने लोगों ने ये चीज पढ़ी है बताना मुझे, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉइंग करते हो कि नहीं? संख्या रेखा के लिए इस तरीके से आप ड्रॉइंग करते हो, है ना। क्लियर बात है इतनी मेरी? तो ये संख्या रेखा हो गई। अब इस संख्या रेखा को देखकर आपको क्या फील, अंदर से क्या महसूस आ रहा होगा? आप कुछ फीलिंग कर रहे होंगे, इसके लिए कुछ आपको फीलिंग आ रही होंगी, यहां पर अगर आप गौर करेंगे अच्छी तरीके से, अगर आप देखें यहां पर, तो ये आप देखिए कि यहां से 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या हो जाएंगी? 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहां पर अगर हम 0 भी ले लें तो 0 को लेकर हम क्या कह देंगे? 0 के साथ अगर हम ले लें तो उसको हम पूर्ण संख्या बोल देंगे, होल नंबर बोल देंगे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब नोट के तौर पे आप क्या लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है।
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या नहीं बोलते, अकेला पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। जीरो भी आ गया तो प्रत्येक पूर्ण संख्या भी आपकी पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी पूर्णांक है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहां पर दो टर्म और आते हैं। तो मैंने आपको संख्या रेखा बताई, संख्या रेखा में मैंने आपको यह समझाया कि भाई कौन चीज कहां से निकलती है, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, और ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक से लेके अनंत तक, अब ये एक से लेके जो अनंत तक निकल रहा है, इसको आप क्या कह रहे हैं भाई, इसको आप बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या। बिल्कुल क्लियर बात है। ये तो हो गई हमारी क्या, प्राकृतिक संख्या, है ना। ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या है, और इन्हीं को हम और क्या बोल सकते हैं भाई, ये प्राकृतिक संख्या होने के साथ ही ये धनात्मक संख्याएं भी है ना। प्राकृतिक संख्या होने के साथ साथ ये धनात्मक संख्याएं भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे इसको और तोड़ने की, तो अगर आप जीरो के साथ जाते हैं भाई, जीरो के साथ जाते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको बनाइएगा, जीरो के साथ जाते हैं। तो अगर आप जीरो के साथ जाते हैं तो फिर आप इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, क्या बोल देते हैं भाई इसको, फिर आप कहते हैं भाई ये तो हो गया हमारा पूर्ण संख्या, है ना। ये सिस्टम हमारा क्या निकल के आ गया, फिर आप बहुत बढ़िया तरीके से बोल देंगे कि ये हो गया हमारा सर पूर्ण संख्या। तो फिर ये क्या बचा हिस्सा, तो ये हिस्सा बचा आपका ऋणात्मक संख्याओं वाला, है ना। तो आप ये कहेंगे कि सर जी ये हो गया हमारा ऋणात्मक संख्या, है ना। ये हो गई हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि निगेटिव नंबर, है ना प्यारो, बहुत बढ़िया प्यारो। एक एक चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मजा आ रहा कि नहीं, एक बात बता दो। ये आपका संख्या रेखा है, ठीक है, संख्या रेखा पूर्णांक, और उसमें आपने ये बताया कि भैया ये एक से लेके अनंत तक, प्लस अनंत तक ये जो आपकी चल रही धनात्मक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, यानी कि धनात्मक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर। अगर इस चीज के साथ हम जीरो भी ले लेंगे तो इसको हम बोल देंगे पूर्णांक संख्या, यानी होल नंबर। और जीरो के बाईं तरफ का जो हिस्सा होगा ये आपका ऋणात्मक संख्याओं वाला होगा, ये आपकी नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। इसमें एक चीज और, दो चीज और निकलती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, तो समझिएगा। तो एक बार और हमने संख्या रेखा ले ली भाई, आप समझते जाइएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज हो तो उसको स्पीड अप करके भी देख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अब यहां पर एक चीज हम लोग समझते जाते हैं, देखो अगर हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, मैंने आपको बताया कि जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। जीरो क्या है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो अगर हम इसमें एक ग्रुप बनाते हैं, ये आपका एक और ग्रुप बनता है, अगर हम जीरो के साथ पॉजिटिव संख्याएं ले लें, ठीक है, अगर हम जीरो के साथ पॉजिटिव संख्याएं ले लें तो फिर इस ग्रुप को हम बोलते हैं नॉन निगेटिव, ठीक है, नॉन निगेटिव नंबर, ठीक है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन निगेटिव, क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं है, ये चीज ऋणात्मक नहीं है, तो इस सिस्टम को फिर हम क्या बोल देते हैं, फिर इस सिस्टम को हम लोग प्यारो बोल देते हैं नॉन निगेटिव। बहुत अच्छी तरीके से, अगर हम धनात्मक संख्याओं के साथ जीरो भी ले रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं नॉन निगेटिव। और अगर हम जीरो के साथ ऋणात्मक संख्या ले रहे हैं, अगर हम जीरो के साथ ऋणात्मक संख्या ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिर इसको हम बोल रहे हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। क्या बोल रहा है भैया मेरे प्यारो, नॉन पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हायर चीज हो जाती है और आपके उसमें आएगा भी नहीं, लेकिन मुझे समझाना था तो मैंने समझा दिया। जीरो ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं कि जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो धनात्मक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, जीरो ना तो धनात्मक है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक संख्या, यह एक उदासीन संख्या है। और इस तरीके से स्ट्रक्चर बेहतरीन, शानदार, ब्यूटीफुल मैंने बना दिया आपको, और इसको आप नोट्स के तौर पे बना सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर आपको नोट के तौर पे, देखो अब मैं इतना नोट के तौर पे नहीं लिखवा रहा हूं, आप लोग चाहो तो लिख लेना या फिर मैं लिखवा दूंगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगी, प्रत्येक आपकी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, लेकिन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक पूर्णांक संख्या आपकी प्राकृतिक नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक के अंदर निगेटिव भी आता है, पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना बहुत अच्छी तरीके से, प्राकृतिक संख्या तो पूर्णांक हो सकती है, पूर्ण संख्या तो पूर्णांक हो सकती है,
लेकिन पूर्णांक जिसके अंदर निगेटिव संख्याएं भी है वो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। पूर्णांक बड़ी चीज है ना। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक बड़ी चीज है। तो पूर्णांक आपकी ये पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकती है, ठीक है। पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये बात आपके एक्सरसाइज में भी दी हुई है, आपसे पूछा भी गया है, तो मैं सारी चीजें एक बार डिटेल करके बता रहा हूं। प्रश्नावली में हर एक चीज बननी चाहिए। यहां समझ गए तो प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को समझ लेना, ठीक है। एक थैला भी देख लो बढ़िया सा। तो यहां पर मैं एक बढ़िया सा एक थैला समझा देता हूं, उसको देख लीजिए, ठीक है ना, पूरी चीज। तो सबसे पहले सिस्टम क्या आता है आपका? सबसे पहले आपका सिस्टम आता है प्राकृतिक संख्या का, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जिसको आप कैपिटल एन से बोलते हो, तो प्राकृतिक संख्या के लिए एक थैला हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या क्या आता है भाई? पूर्ण संख्याएं जिसको हम डब्ल्यू से प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो एक बड़े से थैले के अंदर पूर्ण संख्या आ गई। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक को आप कहेंगे आई से या फिर जेड से, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हम आई से कहें कि जेड से कहें, आप किसी से भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बड़े से थैले के अंदर हम लोग पूर्णांक को ले लेते हैं। सबसे पहले छोटा सा थैला प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकती है, ठीक है। एक उसके बाद एक थैला आया जिसमें हमने पूर्ण संख्याएं भर दी, और पूर्ण संख्याओं के बाद बड़ा सा थैला जिसमें आया पूर्णांक। समझ गए बात अच्छी तरीके से? तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो अंदर वाली चीज है वो बाहर वाली चीज हो सकती है। बड़ी चीज छोटी नहीं हो सकती, छोटी चीज बड़ी हो सकती है, बड़ी चीज छोटी नहीं हो सकती। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो ये बात अच्छी है और नोट के तौर पर मैंने लिखवाई दिया था। अब क्या मैं लिखवाई दे रहा हूँ? प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या नहीं होती। ये मैं लिख दे रहा हूं, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी का आप लिख सकते हैं आराम से। तो ये नोट मैंने आपको लिखा है, इस नोट को आपको बढ़िया तरीके से लिख लेना है। क्या मैंने जो चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, पता है आपको। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, ये पता है। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या नहीं होती। आगे बात करेंगे और कौन कौन सी संख्याएं आपको देख लेना है, समझ लेना है। चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस बारे में देखो, आप लोगों को पहली बात सब कुछ पता होगा, लेकिन मुझे पता है कि सब कुछ नहीं पता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी नहीं पता चलेंगी। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 12 पास कर ले जाते हैं, लेकिन यहां पर जो मैं अभी बताऊंगा ना, वो काफी लोगों को नहीं पता होगा, और इसका मैं प्रूफ भी दूंगा कि ऐसा है कि नहीं, ठीक है। पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं सम संख्या। तो आपकी नजर में क्या होता है सम संख्या? जहां तक मुझे पता है, हर एक बच्चे को यह पता है सम संख्या होती क्या है। जिसमें 2 का भाग चला जाए, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए उन्हें सम संख्या कह देंगे। या फिर ऐसी संख्या जिसके आखिरी में, जिसके अंत में, जिसके पीछे, ठीक है, जिसके आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। सिंपल बात है, इतना सब कुछ जानते हैं। लेकिन यहां पर आपको बेहतर होना है, थोड़ा और अच्छे से इसको पहले सही करना। अभी सही क्या करना है वो समझो। देखो, आपको ये पता है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। इसके आगे एक लाइन और जोड़ लीजिए कि भाग जाने के बाद शेषफल 0 बचे, भाग जाने के बाद शेषफल 0 बचे, ये पूरा हो गया काम, ठीक है। इतना काम हमारा पूरा हो गया। तो परिभाषा क्या बन गई? अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, या वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। भाग जाना, विभाजित होना, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए और शेषफल, ठीक है, शेषफल 0 बचे, वो आपकी सम संख्या हो जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक है। और कुछ जानकारी ऐसी होगी जो आपको नहीं पता होगा, उस बारे में हम लोग कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 है। अब अगर हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो आपको पता है 2 पंचे 10, आसानी से ये चीज चला जाता है, और शेषफल हमारा क्या बच जाएगा? शेषफल हमारा 0 बच जाता है। जहां पर आप लोग क्या करते हैं, यहां पर आप लोग 0 की जगह क्या लगा देते हैं? या कट्टा इस तरीके से लगा देते हैं। सिंपल बात है, भाग देने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए और शेषफल, यहां पर बात किसकी हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। ये चीज आगे याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शेषफल की। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए और शेषफल 0 बचे, ये आगे आपको याद रखना है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए पूरी तरीके से है और शेषफल 0 बच जाए, उसे हम सम संख्या कह देंगे। या फिर आप इसी चीज को सरल भाषा में कह देते हैं कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए। एक डेफिनेशन आप ये भी बना देते हो, ठीक है। एक डेफिनेशन आप ये भी बना देते हो। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये,
आपको ये सोचना है परिभाषा के आधार पे जो मैं आपसे कह रहा हूं कि शून्य, ठीक है भैया, शून्य जीरो, ठीक है, शून्य यानी कि जीरो, क्या ये एक इवन नंबर में आएगा? बात को समझिएगा, ठीक है। ऑड नंबर भी हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं, इस बारे में जरा दिमाग लगाइए, सोचिए इस बारे में, ठीक है। और मैं बीच में आपको लिखवा चुका हूं कि शून्य जो जीरो है एक उदासीन नंबर है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता, ना ये ऋण होती है ना धन होती है, ये पॉजिटिव नहीं है और निगेटिव नहीं है। जीरो न्यूट्रल संख्या है, उदासीन है, धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती। अब हम सम और विषम की बात कर लेते हैं। तो सम समझ गए, विषम क्या हो जाएगा? ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग दें और शेषफल एक बच जाए। भाई दो का भाग देने पर आपको शेषफल क्या मिलेगा? दो का भाग देने पर शेषफल या तो जीरो मिलेगा या एक मिलेगा। तो यहीं से परिभाषा बन गई कि अगर शेषफल जीरो मिलता है तो सम है, और अगर शेषफल एक मिलता है तो विषम है। दैट्स इट, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं। तो विषम के लिए क्या, जैसे कि 11 है, अगर हम दो का भाग देते हैं तो 5 बार में जाएगा 10 आएगा और शेषफल जो बच जाएगा हमारा एक बच जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। यहां पर हम दशमलव की बात नहीं कर रहे हैं, आगे इस तरीके की कोई बात नहीं कर रही सर एक है दशमलव, नहीं, सीधा सिंपल बात करें, जीरो शेषफल सम संख्या, एक शेषफल विषम संख्या, खत्म बात, यही आपका चीज होनी चाहिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं शून्य की, जीरो के लिए, तो देखो अगर जीरो है तो जीरो में अगर हम दो का भाग दें, समझ रहे बात को, जीरो में दो का भाग दें तो जीरो बार जाएगा, ठीक है, जीरो बार जाएगा और शेषफल जो बचेगा वो हमारा जीरो ही बचेगा। बात को समझ लीजिएगा, शेषफल हमारा क्या बच जाएगा? जीरो ही बचेगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? जीरो को अकेले सिंगल जीरो को, ये नहीं कह रहा है कि पीछे 10 लगा है या आप 20 बोलो या 30 बोलो, नहीं, अकेले सिंगल जीरो को फिर हम क्या बोल रहे हैं? अकेले सिंगल जीरो को भी हम एक सम संख्या के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। आप इसका अगर प्रूफ चाहिए तो आप सिंपली कुछ नहीं कीजिए, गूगल कर लीजिए, जीरो इज इवन नंबर और ऑड नंबर, जीरो इज इवन और ऑड। अभी मैं आपको ये गूगल करके भी बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि बहुत सारी वेबसाइट आपको कहेंगे कि भाई जीरो ना तो विषम है ना सम है। भाई दो ही कैटेगरी आती है, यहाँ पर थोड़ा विवाद इस बात पे होता है, थोड़ा डीप जाएंगे क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझाने की, ठीक है, तो हम लोग डीप भी जा रहे हैं। क्या कि जीरो सम है, एक चीज ये होती है, या फिर दूसरी चीज आती है कि जीरो ना तो सम है ना विषम है, जीरो ना तो सम है ना विषम है, ठीक है। ये दो आप लाइन समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हमने क्या कहा कि जीरो सम है और इस तरफ हम क्या करें, जीरो ना तो सम है ना विषम है, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो इस तरीके की दोनों चीजें आपको मतभेद मिलती है। लेकिन मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि आपको यहां पर यह रखना है कि जीरो हमारी कैसी है, सम संख्या है। कुछ क्या होते हैं कि कुछ ज्यादा ही ज्ञानी लोग होते हैं, अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं कि जीरो ना तो सम है ना विषम है। ये चीज पूरी तरीके से गलत है और मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं आपको, ये चीज पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको जहां लगता है कि जीरो ना तो सम है ना विषम है, पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, समझ गए। और जीरो एक सम संख्या है, ये पूरी तरीके से सही है, बात समझ लीजिए, ठीक है। इसका मैं आपको गूगल में भी दिखा देता हूं, जो प्रूफ है वो भी हम लोग गूगल पे देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, बहुत ही सिंपल। उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है। आप तो कहेंगे सर आपने कह दिया कि जीरो हमारी क्या है, जीरो हमारी एक सम संख्या है। हमने ये बात अच्छी तरीके से कर ली कि जीरो हमारी कैसी है, एक सम संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो हमारी एक सम संख्या है, इसको हमने मान लिया। अब यहाँ पर एक चीज और कंसीडर करें, मान लीजिए -2, ठीक है, मान लीजिए -2। तो फिर अगर हमने -2 लिया और 2 का भाग दिया, ठीक है, बात को समझिएगा, -2 को हमने भाग दिया, या फिर आप -2 की जगह ले लीजिए कितना, -2 की जगह हम ले लेते हैं -8, ठीक है। भाग कितनी बार में जाएगा, भाग जाएगा -4 बार में, भाग कितनी बार जाएगा, -4 बार में, यहाँ आएगा -8 और शेषफल जो बचेगा हमारा जीरो बचेगा। शेषफल क्या बचेगा हमारा, जीरो बचेगा। इसका मतलब हम -8 को क्या कंसीडर करेंगे भाई, -8 को हम क्या कंसीडर करेंगे, तो भाई आप कहेंगे कि -8 ये भी आपकी एक इवन नंबर होगी। यहां पर समझने वाली बात है। अच्छा यहां पर एक चीज और समझ लो, भाग देने का मतलब ये होता है, जैसे -8 है तो -8/2 लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप -4/2 लिख रहे हैं। जीरो की बात करें तो 0/2 लिख रहे हैं। बहुत कुछ समझाने वाले हैं और इस पर बहुत सारा विवाद हो भी सकता है। अगर आपके टीचर ने या आप अपने टीचर से पूछेंगे कि जो मैंने कहा, जो मैं समझा रहा हूं और आपके टीचर ने कुछ और बताया, तो विवाद होने के पूरे चांसेस है। इस बात को समझे रखना और इस चीज में आपको विवाद मिलेंगे, ठीक है,
लेकिन जो हम बता रहे हैं उस पर हम आपको प्रूफ भी दे रहे हैं, इस बात को समझिए। ठीक है, पहले यहां देखिएगा, जैसे -8/2 है, -4/2। अब आप कहेंगे सर इसको काटिए, अब आप कहेंगे सर इसको काटिए। ठीक है, 2 से जाएगा कितनी बार, -4 दफा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से जाएगा कितनी बार, -2। तो हमको क्या करना है, हमको ये नहीं, ये तो हो गया भागफल भाई, ये तो होता है भागफल। क्या होता है ये होता है भागफल। ठीक है, हमको तो पकड़ना ये शेषफल, हमको क्या पकड़ना, हमको पकड़ना है शेषफल। तो पूरी पूरी बार कट रहा कि नहीं, हमको ये नहीं देखना है कि कितनी बार जा रहा, सुन लेना शब्द, हमको ये नहीं देखना है कि कितनी बार जा रहा है, हमको ये देखना है कि शेषफल क्या बच रहा है। पूरी बार चला गया, शेषफल 0, तो यह एक सम संख्या। यहां पर भी -4 जो है वो पूरी बार चला गया और शेषफल क्या है, 0, तो क्या हो गया, सम संख्या। और अगर हम बात करें 0 के लिए भी, तो देखो 2 का भाग देने पर यहां जो शेषफल मिलेगा, 0 में अगर हम भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या समझा, आपने ये समझा कि भैया मेरे संख्या के चिन्ह से परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, इस बात को ध्यान देना कि चिन्ह अलग है और सम और विषम होना अलग है। ठीक है, चिन्ह अलग है और सम और विषम होना अलग है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, दोनों अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो निगेटिव संख्याएं और पॉजिटिव संख्याओं में अगर हम बात करें तो निगेटिव संख्या भी सम संख्या हो सकती है। निगेटिव संख्या एक अलग चीज है, सम विषम होना एक अलग है, समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह एक अलग मैटर है, सम संख्या होना और विषम संख्या होना एक अलग मैटर है। बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत डीपली मैंने इस चीज को समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। ठीक है, चलिए, तो सम संख्या के लिए आप लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए और शेषफल 0 बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अथवा ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या को आप इस तरीके से बता रहे हैं भाई, ये सम संख्या होगी। देखो 0 भी आपकी एक सम संख्या है, ठीक है, 2, 4, 6 भी एक आपकी सम संख्या है। और यहां पर अगर निगेटिव संख्या की बात करें, निगेटिव संख्या में -2, -4, -6, -8 ये भी आपकी सम संख्याएं ही कहलाएंगी। ठीक है, ये बाहर नहीं जाएंगे भैया मेरे, इस बात को समझो। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं, तो बताओ अगर तुम ये बात कह रहे हो कि 0 भी आएगी, तो बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या कौन सी हो जाएगी। तो आप अपने टीचर को ये थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं कि सर अगर जब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए सबसे छोटी की बात करें, लेकिन वहां पर टर्म लग जाएंगे प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक की, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक के टर्म लग जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम बात करें प्राकृतिक संख्या में तो आप कह सकते हैं ना कि सर सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, क्या बोला मैंने, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या तो हो जाएगी सर 2। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक लगा दोगे तो 2 बोल दोगे। सबसे छोटी पूर्ण के लिए अगर बोल दे, किसके लिए बोल दे, पूर्ण यानी होल के लिए, तो सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या पूर्ण के लिए हो जाएगी 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या हो जाएगी हमारी प्यारो 0। और पूर्णांक के लिए तो आप कहेंगे सर पूर्णांक के लिए कोई नहीं होगी, क्योंकि निगेटिव संख्याएं और कम होती जाएंगी और कम होती जाएंगी, तो वो -इंफिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, और -इंफिनिटी कोई संख्या नहीं है, ये एक सिंबल है, ध्यान रखना इस बात को, -इंफिनिटी कोई संख्या नहीं है, एक सिंबल है। क्लियर बात है। तो अब अगर आपसे किसी ने कहा कि बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हुई, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर 2 चीजें हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या 0 होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छी बात है। तो अब ये सम संख्या आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। विषम संख्या तो आप लोग जान ही गए कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग दें और शेषफल 1 बच जाए। ठीक है, 2 का भाग दें शेषफल 1 बच जाए, अथवा जिसके पीछे जिसके अंत में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए। बात क्लियर है। निगेटिव में भी यही काम होगा, क्योंकि हम शेषफल देखते हैं, हम क्या देखते हैं, शेषफल देखते हैं। ठीक है, तो निगेटिव में भी यही काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह दूं 17, तो 2 का भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा, बिल्कुल, तो ये एक विषम संख्या है, अच्छी बात है। और वहीं अगर मैं कह दूं -17, तो यहां पर भी 2 का भाग देने पर शेषफल, शेषफल की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना, शेषफल 1 ही बचेगा। क्यों कि -17/2 है, तो यहां पर हम कह रहे हैं 2 का भाग दे रहे हैं -17 में। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई -8 बार जाएगा, यहां ले लेंगे हम -16, और जो शेषफल हमारा बच जाएगा वो 1 बच जाएगा। अगर हम बात करें -17 की,
तो भी विषम संख्या है, और प्लस 17 की तो भी विषम संख्या है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये से आपकी परिभाषा हो गई। विषम संख्या ऑड नंबर वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए और शेषफल 1 बचे, उसे विषम संख्या कहते हैं। अथवा ऐसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कुछ ही हो गई। अब वही बात आ जाती है भाई प्राकृतिक संख्या की। अगर हम बात कर लें भाई प्राकृतिक संख्या में, तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गई, और पूर्ण के लिए तो जगह है ही नहीं है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, क्योंकि भाई पूर्ण तो 0 होती है और यहाँ नेगेटिव आ गई, और पूर्णांक में तो होगी नहीं, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगी। ये बात आपकी क्लियर है, ठीक है ना। तो नोट के तौर पे आप ये लाइन और लिख सकते हैं, वह संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ये अभी परिभाषा में लिख लेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं गूगल में कि जो मैंने कहा था जीरो इज इवन और ऑड वाले सिस्टम, ठीक है। तो भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, हम लोग आ गए हैं गूगल पे। क्रोम खोल लीजिए और वहां पर आपको सिर्फ सर्च कर लेना है जीरो, ठीक है ना। जीरो आप सर्च करेंगे, स्पेस दबाइए और लिखिए जीरो इज इवन इज। देखिए ये आ गया पहले ही सिस्टम आपका। अगर मैं बात करूं आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम हमारा पहले ही आ गया, ठीक है। देखिएगा ये आ गया, ठीक है। जीरो इज इवन और ऑड करके, जीरो इज इवन और ऑड करके आ गया सिस्टम, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लिक कर लेते हैं इस पे, जीरो इज इवन और ऑड पे, ठीक है। तो देखिए ये पहला ही स्टेटमेंट जो आपको मिल जाएगा भैया मेरे प्यारो, ठीक है। सो व्हाट ये लिखा है यहाँ पर, जीरो इज इवन नंबर, जीरो इज इवन नंबर, बिल्कुल साफ तौर पे जीरो इज एन इवन नंबर, बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। और फॉर मैथमेटिशियन द आंसर इज इजी, आंसर इज इजी, ठीक है ना। और कब का ये 2 दिसंबर 2012 के बारे में बात करें। जीरो इज एन इवन नंबर, इज जीरो एन इवन नंबर, ये आप यहाँ पर जाएंगे तो बीबीसी जो न्यूज है उनका आर्टिकल दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है। एक और साइड है बहुत अच्छी, वुल्फ फॉर मैथमेटिक्स करके, वुल्फ फॉर मैथमेटिक्स करके, ठीक है ना। WOL और फॉर्म FARM और मैथमेटिक्स, तो उस पर भी जाएंगे तो आपको वो साइड बहुत अच्छी है, वहां पर भी जा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा आपको नजरिया देना था मुझे, जो मैं बोल रहा हूँ वो फैक्ट है। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं, सम और विषम मैंने बता तो बहुत ज्यादा डीप दिया है ना, इतना जरूरत नहीं दी, लेकिन फिर भी आपको 12 तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ये सारी जानकारी जरूरी लगती ही रहेगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। नोट के तौर पे कुछ चीजें हैं जो आपको लिख लेनी है, जो मैं अभी लिखवा देता हूं। आप लोगों से एक सलाह और मैं लूंगा कि आपको मुझे ये बता देना, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा और मेरे लिए, आप अपने लिए मुझे ये बताइएगा कि ये रेड रंग से लिखना ज्यादा अच्छा है कि ब्लू रंग से लिखना अच्छा है, ठीक है ना। कौन सा रंग आपको अच्छा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हाल फिलहाल में मैं रेड से लिखता हूं, आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा, जो आपको सही लगेगा उस रंग से हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। कौन सा रंग आपको अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं, उस हिसाब से, ठीक है। तो रेड या ब्लू कमेंट जरूर कीजिएगा। सो ब्लू एंड रेड को पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट के तौर पे आपको लिख लेना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि 2 सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या है, वहीं पर 0 सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या है, एंड 1 सबसे छोटी आपकी विषम संख्या है। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई, प्राकृतिक संख्या हो गया, अपना पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि देखो ये पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक वाला जो सिस्टम है, पूर्णांक आपको पता है, ठीक है ना, कि पॉजिटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या और 0, ठीक है। अब यहाँ पर इस पूर्णांक के आप 2 हिस्से आसानी से देख सकते हो कि ये हो गया आपका एक हिस्सा सम संख्या वाला और एक हिस्सा ये डेफिनेटली यहाँ पर विषम संख्या का निकल गया। अब दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो ये आपका पूर्णांक वाला सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है ना। भाई सम संख्या से जो चीज निकल गई, विषम संख्या से जो चीज निकल गई, दोनों इकट्ठी करोगे तो ये आपका डेफिनेटली पूर्णांक बन रहा है ना। तो बस इस तरीके से ये पूर्णांक को भी आप अलग अलग बांट रहे हो। संख्या पद्धति में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी तक आप लोग बहुत सारी चीजें जान गए होंगे और अब यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको सीखना है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। तो लेकिन अभी 9 में हो, लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे अभाज्य संख्या। तो सिस्टम आपका सीधा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 2 संख्याएं डिवाइड कर पाए, फिक्स,
ठीक है, या फिर परिभाषा आप सही से दे रहे हैं, तो ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, या वह संख्या जिसमें केवल दो संख्याओं का भाग जाए, जिसमें केवल दो संख्याओं का भाग जाए। कौन कौन सी दो संख्या? एक तो हो गई एक, क्योंकि एक ऐसी संख्या भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, एक ऐसी संख्या आपको पता है एक का भाग तो सब में जाएगा, एक का भाग तो हर किसी में चला जाएगा, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? वो स्वयं। ठीक है ना, ऐसी दो संख्याएं जिनका भाग उस संख्या में जाए वो आपकी कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और भाज्य संख्या दो से ज्यादा हो जाए, यानी कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड दो से अधिक हैं वो भाज्य। सुन लेना फिर से, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड दो से अधिक हैं वो भाज्य हो गई। और अभाज्य के लिए क्या बोल दिया मैंने? जिसके गुणनखंड दो हैं वो आपकी भाज्य हो गई। सिंपल बात है। चलिए देखिएगा, टर्म समझ लीजिएगा फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है हमारे पास 5, ठीक है, इसको कौन कौन, इसमें किस किस का भाग जाएगा बताओ? इसमें किस किस का भाग जाएगा? इसमें भाग जाएगा भैया मेरे, एक तो जाएगा एक का, और दूसरा स्वयं 5 का जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात कर लूं 6 का, तो 6 में किस किस का भाग जाएगा भाई? आप कहेंगे सर 6 में एक का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का नहीं जाता है, 6 का जाता है। ठीक, डेफिनेटली 6 का जाता है। तो ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो या जिसमें दो संख्याओं का भाग जाए, ठीक है, ऐसी, फिर से बोलूंगा, ऐसी संख्या जिसके या तो दो गुणनखंड हो या जिसमें दो संख्याओं का भाग जाए। कौन कौन सी दो संख्या? एक तो एक और दूसरी स्वयं। ठीक है, उसको हम बोल देंगे भाज्य, इसको हम बोल देंगे अभाज्य। ठीक है, इसको हम बोल देंगे अभाज्य। सिंपल बात है, अभाज्य यानी कि प्राइम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड दो से अधिक हैं, या फिर ऐसी संख्या जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाए, ऐसी संख्या जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाए उसे हम बोल देंगे भाज्य, यानी कि कंपोजिट नंबर। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, समझ रहे ना? ओके, तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पर जाने से पहले एक छोटा सा नोट लिख लो सम और विषम के बारे में। अभी थोड़ी देर जल्दी से याद आ गया, फटाफट से ये चीज देख लो कि मान लो अगर जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या मान लो, तो अगर किसी भी संख्या में हम 2 का गुणा कर दें तो वो सम संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सोच पाएंगे आप। कोई भी संख्या उठा लो, मन में सोचो, कोई भी संख्या उठा लो, मन में सोचो और उसमें 2 का गुणा करा दो तो वो संख्या सम संख्या बन जाएगी। ये हो गया एक चीज। और अगर किसी भी सम संख्या में आप एक जोड़ दें या एक घटा दें, किसी भी सम संख्या में आप एक जोड़ दें या एक घटा दें तो वो कैसी हो जाएगी? तो वो विषम संख्या हो जाएगी। इसका मतलब मान लो हमने कहा कि एक संख्या है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो कोई भी संख्या जैसे 4 है, इसमें आपने 2 का गुणा किया 8, 8 कैसी संख्या है? सम संख्या है। मान लो अगर यहां पर हमने कहा 9 और इसमें 2 का गुणा किया तो 18, ये कैसी संख्या भाई? ये भी सम संख्या है डेफिनेटली। तो अगर हम किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर देते हैं तो वो सम संख्या हो जाएगी। और किसी भी सम संख्या में, यहां ये सम संख्या है कि नहीं? ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। अगर सम संख्या में एक जोड़ दें या घटा दें तो वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब मान लो कोई हमारे पास संख्या है जिसको हम बोल रहे हैं के, ठीक, कोई भी, एनीबॉडी, कुछ भी है, उस संख्या को हमने बोल दिया के करके। तो अगर हम के में, भैया समझना, अगर हम के में 2 का गुणा कर दे तो ये कैसी संख्या हो गई? तो ये आप कहेंगे भाई ये सर जी हमारी सम संख्या हो गई, इवन नंबर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? आप कह देंगे कि सर ये सम संख्या हो गई। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास सम संख्या है, अगर सम संख्या में हम एक जोड़ दें, ठीक है, एक जोड़ दें या एक घटा भी दें, ठीक है, देखिए 8, 18 कैसी सम संख्या है, इसमें एक जोड़ दो तो क्या आपके दिमाग में जा रहा ना, 9 या 19, या एक घटा दो 7 या 17, तो क्या मिल जाएगा हमको? विषम संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना? तो एक जोड़ दें या एक घटा दें तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे भाई? तो फिर हम उसको विषम संख्या बोल देंगे डेफिनेटली। इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज छोटी सी हम लोग और लिख लेंगे कि सम संख्या को हम 2k से प्रदर्शित करते हैं और विषम संख्या को 2k + 1 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात है इतनी? तो ये हम फटाफट से नोट के तौर पर लिख लेते हैं। तो भैया लोग प्यारो यारो दुलारो, नोट के तौर पर ये भी फटाफट से लिख लेंगे हम कि ये जो आपको मैंने समझाया कि किसी भी संख्या में 2 का गुणा करने पर वह सम संख्या हो जाएगी और किसी भी
सम संख्या में एक जोड़ने या घटाने पर वह विषम संख्या बन जाएगी। सिंपल बात है। इसलिए हम अगर कोई भी संख्या k मान लें तो सम संख्या को 2k से और विषम संख्या को 2k प्लस माइनस 1 से, विषम संख्या को 2k प्लस माइनस 1 से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल बात है। अब आ जाते हैं जो हम चल रहे थे भाज्य और अभाज्य पे। तो आपने ये समझ लिया कि अगर किसी भी संख्या में एक का और स्वयं का भाग जाए, सिर्फ एक का और सिर्फ स्वयं का भाग जाए, सिर्फ दो चीजों का, तो वो हो गई आपकी अभाज्य। और दो से अधिक हो जाए, ठीक है ना, ऐसी संख्या जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाए तो वो हो जाएगी अभाज्य संख्या। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, एक क्या है फिर इसका मतलब एक, ठीक है ना, क्योंकि तो एक ही है। तो आप लोग एक पर दिमाग लगाइए कि एक किस कैटेगरी में जाएगा, भाज्य में जाएगा कि अभाज्य में जाएगा। समझ ना बात को, इसको हम अभाज्य में रखें कि भाज्य में रखें, जरा इस बारे में सोचिएगा। क्यों? क्योंकि एक में हम एक को क्या सिर्फ एक ही से भाग दे सकते हैं, क्या किसी और से दो से भाग दे पाएंगे? नहीं। तीन से दे पाएंगे? नहीं, है ना, किसी और संख्या से भाग नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट से। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर। तो मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा, इस बात को लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो सकते हैं, ओनली, सिर्फ ओनली दो ही, दो से ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल कंडीशन फिक्स है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना। अथवा ऐसी संख्या जिसमें दो संख्याओं का भाग जाए। कौन कौन सी दो संख्या? एक का और स्वयं का, ठीक है। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो सकते हैं, पहली चीज ये बोल सकते हैं। अथवा ऐसी संख्या जिसमें दो संख्याओं का भाग जाए। कौन कौन सी दो संख्या? एक का और स्वयं का, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याओं की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। मैं और चीज बताऊंगा और कमेंट्स बॉक्स में आपको ये चीज बतानी होगी, ठीक है। दो है तो दो में किसका भाग जाएगा? एक का और दो का, बस। तीन है, तीन में किसका भाग जाएगा? एक का और तीन का, बस। फिर चार, लेकिन चार की अगर मैं बात करूं ना तो चार में एक का भी भाग जाएगा, दो का भी जाएगा और चार का भी जाएगा। जहां से दो से ज्यादा चीज आ गई वो चला जाएगा किसमें? भाज्य वाली कैटेगरी में। चार क्या है? चार है हमारा भाज्य, चार क्या है? भाज्य। फिर पांच की बात कर लो तो पांच में किसका भाग जाएगा? पांच में एक का जाएगा, पांच का जाएगा। छह की बात करें तो आपने देखा कि छह में किस किसका जाएगा? एक का, दो का, तीन का और छह का, ठीक है। एक, दो, तीन, छह, तो दो से ज्यादा यानी कि भाज्य आ गया। फिर सात, सात में एक का जाएगा और सात का जाएगा। आठ, आठ में एक का जाएगा, दो का जाएगा, चार का जाएगा और आठ का जाएगा। नौ, बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, नौ में एक का जाता है, तीन का जाता है और नौ का जाता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने भाई? नौ अगर मैं बात करता हूं, नौ को ध्यान रखना, नौ विषम संख्या है, ठीक है, नौ विषम संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नौ आपकी अभाज्य नहीं आएगी, किस में जाएगी? भाज्य में जाएगी, ठीक है। भाज्य में क्यों जाएगी? क्योंकि इसमें एक का, तीन का और नौ का भाग जाता है। क्लियर बात है इतनी। फिर 11, फिर 9 के बाद 10, 10 आपकी इसमें जाएगी, भाज्य में जाएगी। 11 अभाज्य हो जाएगी, 12 भाज्य, 13 है ना, 13 किस में जाएगी? अभाज्य में जाएगी। अभाज्य और भाज्य, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अभाज्य जो विभाजित ना हो, अभाज्य जिसको और तोड़ा ना जा सके, ठीक है ना, इस तरीके से समझिए, याद रखिए। 11, 13, 17, 19, ठीक है। ये आगे आपको ध्यान रखना है और आपको कमेंट्स बॉक्स में 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर है वो कमेंट्स करने हैं। मैं चेक करूंगा आप में से कितने लोगों से ये चीज बन जाएगी, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य, प्राइम नंबर क्या भाई? अभाज्य संख्या, सिंपल बात, ठीक है। प्राइम नंबर कितने? अभाज्य। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? ध्यान रखना आपको, 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। तो काफी, तो मैंने यही लिखवा दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लिखवा दी। 25 में मैंने 8 लिखवा दी, बाकी आपको लिखना है 17, ठीक है ना। 17 आप ढूंढिएगा, 1 से 100 तक आपको लिखना है। अब भाज्य के बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाज्य की। और आपको एक बात ये पक्का पता चल गया होगा कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। क्लियर बात है इतनी। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर एक है ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कितनी 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है 1 से 100 तक, 100 तक कितनी क्या भाज्य संख्याएं कितनी होंगी? भाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी होंगी ये आपको बताना है। देखो अभाज्य तो मैंने बता दिया ना,
1 से 100 तक कितनी अभाज्य, बिल्कुल सिंपल चीज है ना, 1 से 100 तक भाई प्लस माइनस तो करना है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने डेफिनेटली 1 से 100 तक जो भी अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं उनको लिखा होगा, गिना होगा, लिखा है ना, किया है ना, वीडियो को पॉज करके ये काम कीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी बात है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। तो मैंने क्या बोला आपको, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए या वह संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, उन्हें हम क्या कह देंगे, सिंपल तौर पे भाज्य संख्या कह देंगे। तो लिख दिया मैंने, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अथवा ऐसी संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल बात है। तो देखिए शुरुआत में अगर हम बात करें तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, सिंपल बात है, और अभाज्य की गिनती चालू होती है 2 से और 3 से, तो ये तो हो गई हमारी सिंपल अभाज्य संख्या है। कौन सी, ये निकल गई हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या निकल गई ना। तो अब भाज्य की गिनती कहां से चालू होगी भाई, भाज्य की गिनती 4 से चालू होगी, सिंपल बात है, एकदम बिल्कुल क्लियर बात है कि भाज्य की जो गिनती है वो 4 से चालू होगी। क्यों, क्योंकि 4 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 करेगा, 6 आएगा इसके बाद, 4 के बाद 5 तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5 चला जाएगा आपका प्राइम में, अभाज्य में, क्लियर बात है, 5 तो चला जाएगा आपका प्राइम में, तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 को 1 2 और 6 करेगा, फिर 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, तो 8 को क्या 1 2 4 8, फिर 9 आएगा, 9 के लिए 1 3 9 है, 10 आएगा, 1 2 5 10, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। आपका काम क्या है, आपका काम है मुझे ये बताना कि 1 से 100 तक अगर 25 प्राइम है, 25 प्राइम है तो कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है। कुछ चीजें फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग चीज समझ गए होंगे, सबसे छोटी अगर मैं बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, यही एकमात्र सम है। देखो अभाज्य संख्या में अगर हम आगे कहीं भी जाते हैं, आगे कहीं भी जाते हैं तो आपको सम संख्या नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि भाई अगर सम संख्या आगे मिलेगी तो वो तो 2 से डिवाइड होगी, समझ रहे ना, इतनी बुद्धि लग रही ना। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, और यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसके बाद कोई भी आपको सम संख्या नहीं मिलेगी। और विषम में अगर हम बात करें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात कर लूं भाज्य की तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा नोट्स हम लोग लिख लेते हैं, जो भी मैंने जानकारी दी इस पर फटाफट से नोट्स लिख लेते हैं। ऑलराइट, सो फटाफट से ये बेहतरीन वाले नोट आप लोग लिख लीजिएगा और उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने आपको ये बताया कि नहीं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यही 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य की बात करें, ध्यान सब लोग बस यहां पर मामला है और कुछ नहीं, हर एक चीज समझ लेना। अभाज्य की मैं बात करूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अगर वो पूछते कि विषम संख्या में बता दो कि विषम छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर अगर पूछ दिया जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 बता दोगे। सबसे छोटी भाई देखो यहाँ पर 4 से गिनती चालू हुई कि नहीं, तो सबसे छोटी आपकी जो भाज्य संख्या है ये 4 है। और वहीं अगर मैं बात कर दूं विषम में, तो आप ये देख रहे हैं कि भैया 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, 9 आपकी ऐसी है जो विषम है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। तो यहां पर मैंने चीजें लिख दी, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, ध्यान रखिए, 4 सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, 4 सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, फिर 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या। फिर 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कितनी, कितने लोगों ने 75 बोल दिया था, दिमाग से कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोगों के दिमाग में ये गया कि 75 भाज्य संख्या हो जाएंगी, नहीं 74 होंगी। 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या है। अब आप कहेंगे 1 कहां गया भाई, गिनती में तो 100 हुआ ना, लेकिन 1 की अगर मैं बात कर लूं, 1 ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, तो 1 तो पहले ही हट गया ना, और 25 वो निकल गई, ठीक है ना। तो कितनी बची, 74,
अरे भाई जोड़ घटाना एकदम बिल्कुल परफेक्ट है ना, क्लियर है ना। कमेंट्स बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि कितने लोगों ने 75 सोच ही लिया था, ये बात भाई कमेंट्स कीजिएगा भाई, बता रहे हैं भर भर के कमेंट्स करना। देखिए ठीक है, देखिए तो 25 अभाज्य संख्याएं, 74 भाज्य संख्याएं और एक जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, क्लियर बात है। तो गिनती 1 से चालू होती है। अब यहाँ पर कोई भी जीरो का कोई भी निगेटिव संख्या का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। भाज्य और अभाज्य में जीरो और आपकी निगेटिव और संख्याएं बिल्कुल भी कुछ नहीं पार्टिसिपेट करती हैं, इनका कोई रोल नहीं होता, तो इनको पूरी तरीके से हटाना है। तो गिनती आपकी 1 से चालू हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो भैया मेरे भाज्य और अभाज्य अगर हम बात करें अभाज्य और भाज्य की, तो गिनती 1 से चालू हुई थी। तो गिनती जब 1 से चालू हुई तो वो सारा सिस्टम किस में चला गया, प्राकृतिक संख्याओं में चला गया। 1 से जो स्टार्ट होगा वो प्राकृतिक संख्याओं में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली प्राकृतिक संख्याओं को अगर तोड़ना चाहो तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग तोड़ रहे हैं 1, जो कि ना अभाज्य है और ना भाज्य। फिर आ जाता है आपका अभाज्य वाला पोर्शन, अभाज्य अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। और फिर हम कह सकते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं को अगर आपको तोड़ना है तो आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि एक, फिर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये तीन इसके पुत्र हो गए जो अलग निकल गए, ठीक है। इनका अलग अलग रोल है, बात समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। भाज्य संख्या क्या, 4, 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। बात क्लियर है एकदम, आपको इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा टर्म है सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। छोटी सी बात है, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। आपने कक्षा 6, 7, 8 से ही लासा और मासा करना सीखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें से बस हम लोग को मासा का काम है, महत्तम समावर्तक HCF का काम रहेगा मेनली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि ऐसी दो संख्याएं यदि उनका मासा, ऐसी दो संख्याएं यदि उनका HCF मासा एक आ जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर बोल देंगे, सहअभाज्य संख्या बोल देंगे। सिंपल बात है। जैसे जैसे देखो भाई, जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं 2, 3, ठीक है। अगर हमने कहा भाई 2, 3, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मासा की, भैया समझना, अगर हम बात करते हैं मासा की, जो आपने कक्षा 6, 7, 8 से ही सीखा हुआ है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर बात है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कहता है कि इनके बीच में आप कॉमन देखिए, क्या देखिए, कॉमन। तो कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि जो मासा आएगा वो 1 आएगा। मान लो 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 की बात कर लो। तो यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। आप देखो सह अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या से किसी से भी कंपेयर नहीं करना, बात को समझिएगा। मासा से कंपेयरिंग करनी है आपको, बात को समझिए। देखिए जो 2 है ये भी आपकी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, ठीक है, जो 2 है। और जो 3 है वो भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, ठीक है। 9 और 8 ये दोनों कैसी हैं, ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है, ठीक है, बात को समझिएगा। 11, 12 देख लो, 11, 12 ये क्या है, ये आपकी प्राइम है ना, प्राइम यानी अभाज्य। और 12 क्या है, ये भाज्य है यानी कि कंपोजिट, सिंपल बात है। तो प्यारो यहां पर कॉन्सेप्ट भाज्य अभाज्य का नहीं है, यहां पर सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मासा यानी HCF का। ऐसी दो संख्याएं यदि इनके बीच का मासा, मासा का मतलब है निश्चित आपका कॉमन, जो चीज कॉमन है दोनों में, ठीक है। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 और 9 में भी अगर आप देखने जाओगे कुछ भी नहीं है कॉमन, 11 और 12 में भी कुछ भी कॉमन नहीं। तो ऐसी दो संख्याएं यानी संख्याओं का जोड़ा जहां पर मासा 1 आ जाए उन्हें हम को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या बोल देते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है ना। तो ये मैंने परिभाषा बता दी है आपको, परिभाषा आपको नोट के तौर पे लिख लेनी। सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, ऐसी दो संख्या, दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा HCF 1 आए, ठीक है ना। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 आए, ऐसी संख्या के जोड़े, जोड़े यानी पेयर, ठीक है ना, को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल बात है। जैसे कि 2, 3 इनका अगर मासा निकालोगे तो 1 ही आएगा। या फिर आप ऐसे देखो, मासा का मतलब होता है कॉमन, इनके बीच में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। मासा कितना आएगा 1, तो ये सहअभाज्य संख्या होगी।
तो सहभाज्य संख्या में क्या होगा, जोड़े रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। 2 3 हो गया, 4 5 8 9 11 12, इस तरीके से कई संख्याएं हम ले सकते हैं। दो छोटे से टर्म और रह गए हैं जिनको हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या पे आएंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखिए था क्या, जो बीच में आपकी अगर मैं बात करूं तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, और अभी दो टर्म और कौन कौन से, गुणनखंड और गुणज, ठीक है। इस पर हम लोग बात करेंगे। किताब में ये चीज नहीं दी है लेकिन मैंने एक्स्ट्रा तौर पे आपको बता दी कि आपको ये चीज आगे भी काम आती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे शब्द है गुणनखंड, तो बीच में एक जगह गुणनखंड आया था, कहाँ आया था, जब हम लोग बात कर रहे थे अभाज्य संख्या के बारे में और भाज्य संख्या के बारे में। तो जहां पर हमने अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में बात की थी, वहां पर एक शब्द आया था गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड आप लोग समझ पाएंगे, गुणन और खंड, गुणन और खंड, तो इसी पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। और एक शब्द आता है गुणज, ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग आगे आएंगे परिमेय संख्या पर, और फिर हम लोग आएंगे दो उदाहरण और एक्सरसाइज के सवाल पर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं गुणनखंड और गुणक की। अब इसको गुणज भी बोलते हैं, गुणक भी बोलते हैं, मल्टीप्लायर, ठीक है, बेसिकली और कुछ नहीं। तो गुणनखंड आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना, गुणनखंड नाम तो सुना ही होगा। तो गुणनखंड यानी कि फैक्टर। अब है क्या गुणनखंड, अगर हम इसको डिस्क्राइब करें या परिभाषित करें गुणनखंड के बारे में, आपने शब्द अच्छी तरीके से सुन रखा है। तो ऐसी संख्या, ठीक है, समझना बात को, ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ऐसी संख्याएं, आप यहां पर कहें संख्याएं, क्योंकि गुणनखंड क्या होंगे, एक कई होंगे, एक से तो ज्यादा होंगे ही होंगी, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो किसी एक संख्या को डिवाइड कर दे या पूरी तरीके से विभाजित कर दे, तो उन संख्याओं को गुणनखंड कहेंगे। सिंपल बात है, समझना फिर से देखो, ऐसी संख्याएं, ठीक है ना, ऐसी संख्याएं जो किसी एक संख्या को विभाजित कर सके, उन्हें उन संख्याओं को गुणनखंड कहेंगे, उन संख्याओं को गुणनखंड कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए 15 है, ठीक है, जैसे मान लो 15 है, तो 15 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर पाएगा बिल्कुल, 3 कर पाएगा बिल्कुल, 5 कर पाएगा बिल्कुल, और 15 कर पाएगा डेफिनेटली, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 5 15 आसानी से इसको जो है इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, बात को समझिएगा। तो आपसे कहा जाए कि 15 के गुणनखंड क्या क्या है, 15 के फैक्टर क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 3 5 15, सिंपल है ना। देखो 15 को 1 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा और 15 भी करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अब गुणज की बात कर लें तो गुणन बेसिकली और कुछ नहीं, पहाड़ा है, ठीक है। पहाड़ा का मतलब किसी संख्या के आगे आने वाली संख्याएं गुणज के रूप में, आगे आने वाली संख्याएं गुणज के रूप में। जैसे कि 15 का पहाड़ा ले लीजिए आप, है ना। अगर हम बात करें 15, तो 15 गुणे 1 करेंगे तो 15 मिलेगा, सिंपल बात है, ठीक है। 15 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें 30 मिलेगा, ठीक है। तो 15 का गुणा अगर हमने 3 में किया तो 45 मिला, ठीक है, बात समझते चलिएगा, है ना। और अगर हम बात करें 45, और अगर हम बात करें 15 का गुणा अगर हमने 8 में किया तो 120 मिल जाएगा। 15 का गुणा अगर आप 9 में करते हैं 135 हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल सिस्टम है। 15 गुणे 10 कर लीजिए 150 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, बात समझ रहे हैं मेरे प्यारो, ठीक है। ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये संख्याएं 15 की गुणज हो जाएंगी, ठीक है। ये संख्याएं 15 की गुणज हो जाएंगी, ठीक है। तो गुणज क्या हो जाएंगी, गुणज ऐसी संख्या हो जाएंगी जो किसी संख्या के आगे आती है किसी अन्य संख्या का गुणा करने पर, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट से। गुणनखंड क्या है, वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे, विभाजित करती हैं, उन संख्याओं को उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं। बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो किसी एक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, किसी एक संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही हैं और शेषफल बिल्कुल ना बचे, 0 बचे, ठीक है। तो उन संख्याओं को उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। जैसे 15 के गुणनखंड क्या है, 1 3 5 15, क्योंकि 1 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, 15 करेगा। 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 12, 1 भी करेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी, सब जो है वो 12 को डिवाइड करेंगे। अब ये आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार x² माइनस a स्क्वायर। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा कि x² माइनस a स्क्वायर को अगर हम तोड़ते हैं तो किस बार, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे तोड़ते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, x माइनस a और x प्लस a, जो x² माइनस a स्क्वायर के गुणनखंड है। इतनी बात क्लियर है।
वहीं पर अगर हम गुणज की बात कर लें तो मैंने जैसे आपसे कहा कि गुणज क्या है, गुणज है पहाड़ा। ठीक है, किसी भी संख्या का किसी संख्या को अन्य संख्या के साथ गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को गुणज कहते हैं। जैसे कि 15 के गुणज क्या हो जाएंगे, 15, 30, 45, 60। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए, नोट्स आपका बनते रहना चाहिए और वीडियो हो जाना चाहिए लाइक। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, इस बात को समझ लेना, लाइक जरूर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे फटाफट से हम लोग परमेय संख्या के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पाते हैं फटाफट से। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग परमेय संख्या के ऊपर पे। परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में बेसिकली आप समझो ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में या बटे के रूप में लिख पाए उन्हें हम परमेय संख्या कहेंगे, यानी कि रेशनल नंबर। तो परिभाषा आपकी सीधी सीधी बनती है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख पाते, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख पाते, जहां पर q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्योंकि हम जीरो से कभी भाग नहीं दे सकते। ठीक है ना, जीरो में भाग दे सकते हैं, जीरो से भाग नहीं दे सकते। याद रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, जीरो में। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, जीरो में भाग दे सकते हैं, जीरो में, लेकिन जीरो से भाग नहीं दे सकते भैया मेरे प्यारो। ठीक है, जीरो से भाग नहीं दे सकते। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, जहां पर q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है ना, अब जैसे कि मान लो 3/5 है, तो ये आपकी परमेय संख्या है, बिल्कुल। मान लो लिखा है -4/7, ये भी आपकी परमेय संख्या है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और मान लो लिखा हो 1, ठीक है, तो क्या इसको हम परमेय संख्या बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 के नीचे आप बटे 1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 के नीचे आप बटे 1 लिख दीजिए, ये p बटे क्यू के रूप में हो गई, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में हो गई। ठीक है ना, p बटे क्यू क्या है, p बटे क्यू भाई हमारा भिन्न है। ठीक है ना, p बटे क्या है, p बटे क्यू भिन्न है ना, बिल्कुल। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, आपको अच्छी तरीके से पता। बस यहाँ कंडीशन ये है कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मान लो लिखा है 0, तो 0/1 कर सकते हैं, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। ठीक है ना, मान लो लिखा है -7, तो इसके नीचे भी बटे आप 1 लगा सकते हो, तो ये भी परमेय संख्या हो गई। सिंपल बात है। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगी। 1/3 ले लो, 1/7 ले लो, 1/9 ले लो, कुछ भी ले लो, बटे के रूप में वो आपकी परमेय संख्या हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। अच्छा देखो, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, और यहाँ पर एक पोर्शन और है दशमलव वाला। ठीक है ना, तो अभी हम लोग परमेय संख्या करने के बाद एक्सरसाइज पर जाते हैं। फिर अगली एक्सरसाइज जो होगी उसमें मैं दशमलव और अपरमेय वाला जो कॉन्सेप्ट उसको और विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। अभी हम लोग अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या, अभी हम लोग परमेय संख्या को कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपकी परिभाषा हो गई। ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है, उस संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। सिंपल बात है। अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल्स की, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ पर आपने लिया एग्जाम्पल, यानी कि जैसे, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप दिखा रहे हैं 2/5। ठीक है भाई, इसके अलावा -7/4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा 1, तो आपने कहा भाई 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आपने कहा 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना हो, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। 0 के नीचे आप कुछ भी लिख दो, क्योंकि उससे वैल्यू तो उसकी नहीं परिवर्तित होगी। 0 के नीचे कुछ भी लिखने पर वो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अगर हमने मान लिया -4, तो इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हो। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं ना। अगर -4 लिखा है, तो -4 के नीचे आप 1 लिख दीजिए, इससे परिवर्तित नहीं आएगा। -4 तो -4 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये भिन्न है, ये भी भिन्न है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एक किसको बता रहा, एक प्राकृतिक संख्या को बता रहा। एक किसको बता रहा, अगर आप गौर करें, ध्यान दें इस चीज पे, तो ये 1 था सबसे पहले। एक किसको बता रहा, एक बता रहा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर को। तो उसके नीचे 1 किया, तो ये आपका परमेय संख्या बन गया, यानी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या बन सकती है। ठीक है ना। 0 किसको बता रहा है, 0 बता रहा पूर्ण संख्या को। भाई 0 किसको बता रहा, पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या के नीचे अगर आप 1 लगा दो तो वो परमेय संख्या बन जाएगी। -4 किसको बताएगा, -4 आपको पूर्णांक को बता रहा है। भाई -4 जो है वो पूर्णांक को बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। तो पूर्णांक के नीचे अगर आपने 1 लगा दिया
तो वो परमेय संख्या बन जाएगी। सिंपल बात चली आ रही, ठीक है। तो यहां से एक बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण होंगी, वो पूर्णांक होंगी और वो परमेय संख्या भी होंगी। जितनी भी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है वो आपकी पूर्णांक भी होंगी और परमेय संख्या भी होंगी, और जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो परमेय संख्या भी बन जाएंगी। बात क्लियर है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या भी परमेय संख्या, पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या और पूर्णांक भी परमेय संख्या निकल के आएंगी। इस समय कोई दिक्कत नहीं, बस यहां पर ये हम फटाफट से नोट के तौर पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से नोट लिख लीजिए आप लोग जो मैंने अभी बताए हैं आपको कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, ज्यादा अच्छा है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है, और प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है परमेय संख्या में और भी भिन्न आती है। परमेय संख्या की अगर हम बात कर लें, परमेय संख्या में और भी भिन्न आती है, 1/3। अब 1/3 प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं माइनस का 7/4, तो ये भी ना प्राकृतिक है, ना पूर्ण है, ना पूर्णांक है, ठीक है। और आपको याद होगा पूर्णांक में मैंने लिखते समय कुछ मुंह से थोड़ा सा गलत निकल गया था, है ना, बोलते समय होता क्या है, और उसके नीचे मैंने जो है लाइन सबटाइटल के तौर पे बता दिया था। पूर्णांक में फिर से मैं बता देता हूं, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक में कभी भी पूर्णांक की बात कर रहे हैं, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव संख्या और लेफ्ट साइड नेगेटिव संख्या, ठीक है। पूर्णांक में कभी भी दशमलव और भिन्न संख्या नहीं आती है, ठीक है, और भिन्न संख्या नहीं आती है। ये चीज मैंने बोलते समय गलत कर दिया था, आगे जाके उसमें लिखा सही है और सबटाइटल में मैंने वो चीज सही कर दी। तो ये कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मांस की जीभ है, सरक जाती है आगे पीछे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, चीजें सब समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो प्यारो भैया लोग, अगर मैं बात करूं इस उदाहरण की, उदाहरण नंबर 1 दिया है आपको एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 1 में, तो अगर आपने अभी तक पूरा अच्छे से वीडियो देखा है ना, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे एकदम रद्दी चीज है, बताओ मुझे, बताओ अगर सही से पढ़ा है, सही से देखा है, तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। और इसी तरीके का सेम सवाल आपको 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया। एक एक पॉइंट मैंने बताया है और एक एक चीज मैंने समझाई है, कोई दिक्कत आनी नहीं है इस चीज में, है ना। तो उदाहरण 1 की अगर मैं बात कर लूं तो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण शायद अपने उत्तर बताना है, ठीक है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है यारो प्यारो दुलारो। देखो पहला क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो के साथ अनंत तक जाते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो कह रहा है आपसे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल गलत है, असत्य है मामला, बिल्कुल। और देख के ही तुम लोग को पता चलता है पूरा मामला असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या की जब बात कर लेना हम, तो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है भैया, यही चीज है। तो ये मामला असत्य हो जाएगा। पहला कह रहा था आपसे, पहले का पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती भाई। पूर्ण संख्या के अंदर 0 आता है, 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो जो कथन है पहले का पहले में, वो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है आपसे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। ये बिल्कुल मामला सही है भाई। पूर्णांक के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं पूर्णांक में, तो भाई इंटीजर्स में, पूर्णांक में आता क्या क्या आपको अच्छी तरीके से पता है। इंटीजर्स में 0 के राइट साइड पॉजिटिव संख्या है, ठीक है ना, राइट साइड में पॉजिटिव संख्या, और कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव संख्या है, बिल्कुल सिंपल बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, और माइनस इंफिनिटी तक, इतना मामला होता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं, क्या वो परमेय होंगे? बिल्कुल होंगे। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या मैंने आपको बताया P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इन सब के नीचे आप बटे 1 लगा सकते हो आसानी से, बटे 1 आप आसानी से लगा सकते हो सभी के नीचे। तो सभी जो है वो परमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो आप कह देंगे भाई दूसरा जो मामला है वो सत्य है, जो दूसरा मामला है वो सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले मामले को पकड़ लेते हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई क्या है भाई कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये गलत है। परमेय संख्या की अगर हम बात करें तो P/Q,
अब परमेय संख्या में 1/3 भी आएगा, 2/5 भी आएगा, 4 माइनस का 4/7 भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। लेकिन ये संख्याएं पूर्णांक में नहीं होती हैं, है ना। तो आप बिल्कुल कह देंगे भाई दूसरा जो मामला है वो असत्य है। तीसरा मामला, दूसरा नहीं तीसरा असत्य है। क्यों असत्य है, आपको कारण भी देना था। आप लिख देंगे कि परमेय संख्याएं जैसे 1/3, 2/5 माइनस 4/7 पूर्णांक नहीं होती हैं, ठीक है। इसीलिए अतः यह सिद्ध है, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक कभी नहीं हो सकती। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक कभी नहीं हो सकती। दिया हुआ कथन असत्य है। बिल्कुल मामला एकदम टाइट है, एकदम बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण है तो वैसे भी आपके पास सॉल्यूशन है ही। ये हल दिया है, हल आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये शून्य एक पूर्ण संख्या। पहला आपसे क्या करता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं असत्य है, मामला असत्य है, ठीक है ना, नहीं होती। परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, बिल्कुल 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, ये सत्य था, ये सत्य था मामला, ठीक, एकदम सत्य है। और तीसरा भाई पूर्णांक तो जो है परमेय संख्या होंगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर इसमें हल के तौर पे इन्होंने बता दिया, आप कुछ भी बोल सकते थे, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही बोल दो। और पूर्णांक को अगर आप m से बता रहे हो तो हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं, और इसलिए यह एक परमेय संख्या। बिल्कुल मामला एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियर है, ठीक है ना, एकदम। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होती है, ये असत्य था, ये जो है वो असत्य था, एकदम असत्य था। क्यों असत्य है, क्योंकि 3/5 और ले लो, 1/3 माइनस का 4/7 पूर्णांक नहीं। बहुत ही सिंपल बात है, किसी को 1% दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। इसी आधार पे आपको 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में इसके 2 मेथड दिए हैं, दोनों मेथड में बताने वाला हूं, ठीक है। और जो पहला मेथड होगा वो सिंपल होगा, सरल होगा। तो हम लोग पहले सिंपल मेथड को देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग मेथड को देखेंगे। याद रखिएगा, गणित में कभी भी कोई चीज कठिन नहीं होती, कभी भी कुछ भी कठिन नहीं होता है। वो मेथड लॉन्ग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ लेना बात। देखिए अब ये उदाहरण देख लीजिए, इसी उदाहरण के आधार पे आपको प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लगाना है। बाकी का तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा, किस तरीके से करने लेंगे, बहुत ही आसान चीज है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 परमेय संख्या निकालना, आपको ज्ञात करना है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं, ठीक है। तो इतना हम लोग लिखते हैं, क्या कर लेंगे, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या आपको निकालनी है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 6। अब 6 का हम 1 और 2 के अंश और हर में गुणा कर लेंगे। अब आप कहेंगे 1 और 2 में सर अंश हर कहां से आया, 1 और 2 को हम भिन्न कैसे बना रहे हैं, आप अंश हर की बात कर रहे हैं, तो दोनों के नीचे 1 ले लो। बात को समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं आपसे। हमें 1 और 2 दिया, 1 और 2 के बीच में 5 परमेय, इसके बीच में हमें क्या करना है, 5 परमेय संख्या घुसेड़नी है, ठीक है ना। कितनी घुसेड़नी संख्या है, 5, 1 2 3 4, 5 संख्या घुसेड़नी है इनके बीच में परमेय संख्या। तो परमेय संख्या करने के लिए हमने क्या किया, इसके नीचे 1 ले लिया, इसके नीचे 1 ले लिया, सिंपल बात है, ठीक है। इसके नीचे 1 ले लिया, इसके नीचे 1 ले लिया, परमेय संख्या के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 चाहिए तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 का इसका अंश और हर में गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 6 का अंश और हर में गुणा करेंगे। जब 6 का अंश हर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6/6 और यहाँ पर आ जाएगा 12/6। बताओ भैया मेरे प्यारो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 6/6 और 12/6। अब इसके बीच में, इसके बाद क्या करो, 6 के बाद गिनती शुरू करो, 7, ठीक है, 8 9 10 और 11, और इनके नीचे बटे 6 रख लो, ठीक है, इनके नीचे बटे 6 रख लो, समझ गए। तो ये हो गई 5 आपकी परमेय संख्या। कितना सिंपल बात है, बताओ मुझे, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम सिंपल चीज है। और यही चीज आपको यहाँ पर करके दिखा देना, बस। पहला मेथड सिंपल, सरल, साधारण, एकदम दुख दर्द कष्ट पीड़ा से मुक्त। ये आपका सवाल एकदम बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है। क्या है, 2 संख्याएं हैं, ठीक है, उन संख्याओं को देखा हमने, कितनी परमेय संख्या निकालनी, 5 6 जितनी भी निकालनी, उसमें 1 जुड़ा, 5 निकालनी थी, 5 में 1 जुड़ा, 6 किया। जो संख्याएं थी उसके नीचे 1 कर लिया, 1/1 और 2/1 कर लिया, और फिर हमने ऊपर नीचे 6 का गुणा कर लिया, तो ये 6/6 और 12/6 हो गया। अब यहां से गिनती चालू कर दी, 6 के बाद क्या, 7 8 9 10 11, ये 5 संख्याएं होंगी, बटे 6 था तो बटे 6 कर दिया हमने सामने। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी भाई, ये हमारी 5 जो है परमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है।
अब देखो 6/6 को हम 1 लिख सकते हैं आसानी से, और 12/6 को हम लोग आसानी से 2 लिख सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बस इतना ही आपको कर लेना है, ठीक है ना, इतना ही मामला आपको कर लेना है, बढ़िया तरीके से समझो। देखो 1 और 2 के बीच 5 परमीय संख्याओं के लिए हम 5 प्लस 1 बराबर 6 का 1/1 और 2/1 1/1 और 2/1 में गुणा करते हैं, ठीक है। ये हमने गुणा कर लिया, आपको समझिएगा, गुणा करते हैं, ये हमने गुणा कर लिया। गुणा करते तो गुणा करेंगे तो हमने क्या किया भाई, 6 का अंश और हर में गुणा कर, यहां और बेहतर कर लो, ठीक है ना, यहां और बेहतर क्या, यहां पर आप लिख लो अंश और हर में गुणा करते हैं, ठीक है। क्या लिख लो, 1/1 और 2/1 में अंश और हर में गुणा करते हैं, ठीक है। यहां पर लिख लो 1/1 और 2/1 के अंश और हर, ठीक है, ये बेहतर है, बेहतर अंश और हर, अंश और हर में गुणा करते हैं, ये बेहतर है, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 गुणे 6/6, ठीक है, बराबर 6/6 और 2/1 गुणे 6/6 बराबर 12/6, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। के बीच 5 परमेय संख्या, के बीच 5 परमेय संख्याएं निम्न होंगी, संख्याएं निम्न होंगी, ठीक है। बात समझ रहे, एकदम बिल्कुल सरल बात है, ठीक है ना। निम्न होंगी, कौन सी हो जाएंगी भैया, निम्न कौन सी हो जाएंगी, देखो 6/6 और 12/6, तो 6/6 के बाद हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इसको आप हल करना चाहो तो और भी हल कर लो, 7/6, 8/6 कट जाएगा, 2 से काट सकते हो तो 4/3 है ना। यहाँ पर 3 से काट लो, 3 3 9, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 से काट लो, 5 दूनी 10 और 2 3 6 और 11/6 है, ठीक है ना। भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, ये हो जाएगा अपना बेहतरीन वाला आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को बता दो। इस तरीके से शानदार तरीके से लिखोगे, एकदम पूरे में पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आपने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिख दिया। 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याओं के लिए हम 5 + 1, 5 परमेय संख्या तो 5 + 1 बराबर 6 का 1/1 और 2/1 के अंश और हर में गुणा करते हैं। तो ऐसा करने पर हमारे पास 1/1 गुणे 6/6, 1/1 कर लेंगे और ऊपर नीचे अंश हर में गुणा करेंगे 6/6 का, तो 6/6 और 2/1 गुणे 6/6 किया तो 12/6 के बीच 5 परमेय संख्या देखेंगे, तो छोटी संख्या थी 6 के बाद हमने देख लिया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, संख्याएं कट रही थी तो हमने सिंप्लीफाई कर ली, सिंप्लीफाई कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सरल चीज है। अब हम लोग फटाफट से दूसरा मेथड देख लेते हैं जो थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग है, आप प्रेफर कीजिएगा इसी चीज को, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि समझाना मेरा काम है। देखिए क्या है कि यहाँ पर हमने कहा कि माना 2 संख्याएं R और S है, ठीक है, माना या फिर A और B मान लो, माना 2 संख्याएं, ठीक है ना, माना 2 संख्याएं, ठीक है, माना 2 संख्याएं A और B हैं जिसके बीच में हम एक परमेय संख्या देख रहे हैं। माना 2 संख्याएं A और B हैं जिसके बीच की परमेय संख्या क्या हो जाएगी, इसके बीच की जो परमेय संख्या होगी वो A + B/2 होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कैसे, क्या है मामला, देखो 2 संख्याएं A और B है, इसके बीच अगर आपको एक परमेय संख्या रखनी है तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करना है, दोनों को जोड़ के बटे 2 करना। अब मामला अपना था, मामला क्या था अपना, मामला था हमारे पास कि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याओं का मामला था, हमारे पास 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या आपको देखनी थी, ठीक है, ये था सवाल। अब हमको क्या करना है, हमको पहले देखना है 1 और 2 के बीच में हम एक संख्या रखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 1 और 2 के बीच परमेय संख्या, एक परमेय संख्या, तो 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या अगर आपको निकालनी है, 1 और 2 के बीच की आपको अगर परमेय संख्या निकालनी है, तो क्या बोला मैंने आपसे निकालने के लिए, आपको करना है दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए,
तो 1 और 2 को जोड़ा और बटे 2 किया, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 बटे 2। तो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या कितनी हो गई? 3 बटे 2। अब हमको 1 और 2 के बीच में एक संख्या मिल गई, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में एक संख्या मिल गई, 1 और 2 के बीच में हमें क्या मिल गया? 3 बटे 2। अब हम क्या करते हैं, बात को समझिएगा, सिंपली हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं, बात को अगर आप समझो, ठीक है ना, 1 और 3 बटे 2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लो, फिर 3 बटे 2 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लो। तो यहाँ पर हम लोग एक एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं, सिंपल बात है। तो अब आप ले लेंगे 1 और 3 बटे 2 के बीच की परिमेय संख्या। आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 1 और 3 बटे 2 को जोड़ो और उसके नीचे बटे 2 लगाओ, ठीक है ना। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो हल करना आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ऊपर वाले को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जिसको हल करना नहीं आता है, बात समझ लो बहुत अच्छी तरीके से, एक बात समझ लेना कैसे हल करेंगे। देखो, ऊपर वाला सिस्टम है अपना लासा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले सिस्टम को छुपा देते हैं, ठीक है, नीचे वाले सिस्टम को छुपा देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ने नहीं देखा, ऊपर है लासा, तो ऊपर वाले सिस्टम में हमने लासा किया। बात को समझते जाइएगा, बहुत आसान से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लासा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लासा करने के लिए अगर मैं बात करूं तो लासा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/1 कर लेंगे, है ना। 1 और 3 बटे 2 को जोड़ना था, तो हमने 1 और 3 बटे 2 को जोड़ा और बटे 2 किया, और 1 के नीचे 1 ले लिया। अब सोचो 1 और 2 का लासा कितना आएगा? 2 आएगा। लासा लेना आता है सबको, भिन्नों को जोड़ना आना चाहिए, ठीक है ना। 6, 7, 8 का मामला है, समझ लो इस बात। 1 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, है ना, एलसीएम, ठीक है ना। अभी एक काम करो, इसको छुपा लो इस तरीके से, ठीक है ना। अब सही है, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, अच्छी बात है। प्लस लगा देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। और क्या था, इसके नीचे 2 था, इस बात को याद रखना है, इसके नीचे भी 2 हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे भी 2 हो जाएगा। तो ऊपर यहां पर क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, 3 2 5 बटे 2 बटे, ठीक है, बटे 2 और बटे ये 2। अब याद रखो इसको हल कैसे करते हैं, समझो, बहुत ही आसान मामला है। इसमें आपको ये देखना पड़ता है भिन्न कौन है, भाई 5/2 भिन्न है, कौन है भिन्न? ऊपर वाला मामला अपना भिन्न चला रहा था 5/2, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपन को, है ना। तो ऊपर वाला मामला अगर भिन्न है तो नीचे वाले ने कहा भाई अगर तुम भिन्न हो तो हम भी भिन्न होंगे, हम भी भिन्न होंगे, इसका मतलब यहां पर भी 2/1 कर दोगे आप, इस तरीके से, ठीक है ना। जो भिन्न नहीं है उसको भिन्न कर दोगे, जो भिन्न नहीं है उसको भिन्न कर दोगे, ठीक है ना। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं भाई, इस वाले मामले को पकड़ते हैं, इस वाले मामले को यहां ले आते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, अगर हम बात करते हैं तो बराबर में लेंगे और पलट देते हैं, 5/2 गुणे, और नीचे वाली चीज पलट जाएगी 1/2 करके, तो ये कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या हमने निकाल ली 5/4। इसीलिए मैं कह रहा था ये जो मेथड है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है ना। तो बात समझ गए भाई। हमारे पास अगर मैं आपसे कहूं, हमारे पास 1 और 3/2 के बीच में अगर एक संख्या चाहिए तो हमें निकल आई 5/4 करके, कितनी निकल आई 5/4 करके। बात समझ गए, आगे बढ़ते इसी तरीके से हम लोग बाकी संख्या निकालते जाएंगे। 2 संख्या निकल आई, 1 और 2 के बीच 5 चाहिए ना हमें, तो 2 संख्या निकल आई। फिर हम लोग देख सकते हैं 3/2 और 2 के बीच में परिमेय संख्या। तो अभी तक अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने क्या निकाल लिया, 1 और 2 था, इसके बीच में एक परिमेय संख्या हमने निकाली 3/2, और इसके बीच में एक परिमेय संख्या हमने निकाली 5/4, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम ये पकड़ लेते हैं इसको, 3/2 और 2, 3/2 और 2 के बीच की परिमेय। तो 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालना भाई, बहुत ही आसान। मैंने आपको बताया कि भाई 3/2 और 2 को जोड़ना है और बटे हमको 2 ले लेना है। अब आपको पता है ये सिंगल है भाई, इसको हम लोग यहाँ पर बटे 1 कर देंगे तो ये भिन्न बदल गया। फिर क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पर लासा लेंगे। आपको पता है ये चीज छुपी है, अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे। 2 और 1 का लासा 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 2 में। इससे अच्छा ये सोचा करो कि हम 2 का गुणा कर रहे हैं 2 में, बात को समझना, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर इस 2 का गुणा कर रहे हैं हम 2 के साथ, और इस 1 का गुणा कर रहे हैं हम 3 के साथ। इस तरीके से मामले को हम लोग बिठा रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना बात को। 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बटे में ये 2 चल रहा है, ठीक है ना भाई। भिन्नों को जोड़ना घटाना ये आना चाहिए ना। 3/2 प्लस 2/1, लासा कितना आएगा, 2 और 1 का 2 आएगा। क्या करते हैं, 2 का भाग, सुन लेना मेरी बातों को, सुनना कानों से और दिमाग में घुसेड़ना।
2 का भाग 2 में देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, फिर प्लस ले लिया। 1 का भाग 2 में दोगे, 1 का भाग आपने 2 में दिया, कितनी बार गया? 1 का भाग 2 में देने पर 2 बार गया। 2 के साथ गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं अगर कुछ चीज कॉमन ना हो, जैसे 1 और 2 में कॉमन नहीं है ना, 1 का गुणा 3 के साथ और 2 का गुणा 2 के साथ, इस तरीके से हम लोग मामले को ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और देखो कितना हो जाएगा? 7/2 और बटे है 2। और मैंने कहा ये भाई सिंगल नहीं रहना चाहता, इसके नीचे 1 ले लो। याद रखना जो भिन्न नहीं है उसके अलावा, जो भिन्न नहीं है ना उसको भिन्न बनाएंगे। 7/2 भिन्न थी, इससे कोई मतलब नहीं। 2 आपका भिन्न नहीं था तो इसको हम लोग भिन्न बना लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या करें? इसको पलटेंगे। 7/2 गुणे 1 ऊपर 2 नीचे, तो 7/4। ठीक है, तो ये 3/2 और 1 के बीच में ये घुस गया यहाँ पर 7/4। बात समझते जा रहा है? ठीक है, अब और ले लो, यहाँ पर ले लो, इसको पकड़ लो, 1 और 5/4 को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप एक चीज समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा पाओ, कि जो पहला मेथड था उसमें आंसर अलग आ रहे थे, अब ये दूसरा मेथड कर रहा हूं तो इसमें आंसर अलग आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सवाल गलत है, नहीं, इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमीय संख्या हो सकती है, अनेक, खूब सारी, ढेर सारी, जितना रखना चाहो। एक और कोई भी दो संख्याएं ले लो, किन्हीं भी दो संख्याओं के रूप में अनंत संख्याएं आप रख सकते हो। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं रख सकते हो। तो पहला मेथड करने पर हमारे पास कुछ संख्या और आ गई, दूसरी संख्या, है ना, और दूसरे मेथड में हमारे पास कुछ और संख्या आ गई। आपको एक तरीका पता चल गया होगा, पहला मेथड बहुत आसान है, सरल है, सिंपल है और छोटा है। दूसरा मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन सीख लो, समझ रहे ना। तो हमने निकाल लिया 7/4 जो कि यहां पर पहुंच गया, 7/4 यहां पहुंच गया। ठीक है ना, अब हम पकड़ते हैं 1 और 5/4 के लिए। तो हमने कहा 1 और 5/4 के बीच की परमेशन, तो आप 1 और 5/4 के बीच की परमेशन के कैसे निकाल सकते हो? बहुत ही आसान, 1 + 5/4 की और बटे 2 की, सिंपल बात है, आपको पता। 1 के नीचे 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर आप यहाँ पर लासा लोगे, लासा कितने का आएगा? अभी लासा आएगा 4 का। 4 का गुणा 1 के साथ 4 एकम 4, सिंपल बात है। 1 का गुणा 5 के साथ 5 एकम 5, और नीचे क्या भाई? 2 है मामला। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 5 और 4 मिलके हो जाएगा 9/4/2, और 2 ने कहा भाई, 2 ने कहा मैं भिन्न नहीं हूं, मैं भी भिन्न बदल जाऊंगी, तो भिन्न में बदल गई, तो ये हो जाएगा 9/4 गुणे 1 ऊपर 2 नीचे, पलट जाता है मामला। ठीक है ना, इसने उल्टी कर दी, पलटी मार ली। ठीक है ना, तो 1 ऊपर 2 नीचे यानी 9/8। इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये हो गया कि ये इसने 9/8 ने कहा, 9/8 ने कहा मैं यहाँ घुस जाता, ठीक है, 9/8 ने कहा मैं यहाँ घुस जाता हूँ। तो कितनी संख्याएं ढूंढ ली अपन ने? 4 संख्या, ये 9/8, 5/4, 3/2 और 7/4। अब हम क्या करते हैं? ये 2 और 7/4 को पकड़ लेते हैं, किसी को भी पकड़ लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। 3/2 और 7/4 को पकड़ लो, 5/4 और 3/2 को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम हर फिलहाल के लिए 7/4 और 2 को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे अभी कितनी, ये 4 संख्या निकल आई। बात समझ लो ना, ये 4 संख्याएं जो है, ये 4 संख्याएं हमारे पास आसानी से निकलती जा रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही आपके पास। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, हम ये पकड़ लेते हैं, ये इन दो चीजों को, 7/4 और 2 को। ठीक है, तो हमने कहा कि 7/4 और 2 के बीच की परमेय संख्या, तो आप यहां पर आसानी से बता सकते हैं 7/4 और 2 के बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए क्या बोला मैंने? 7/4 + 2/1 ले लेंगे और बटे यहाँ पर 2। ठीक है ना, अब यहाँ पर लासा कितना आना है? लासा आपको पता है 4 आना है। 1 का गुणा 7 के साथ 7, 4 का गुणा 2 के साथ 4 दूनी 8/2, तो हो जाएगा 8 7 15/4/2। और 2 ने कहा भाई मुझे भी भिन्न बनाओ, तो उसने भी कहा भाई बन जाओ भिन्न, तो ये 15/4, और 1/2 ने पलटी कर ली, ये 1/2 हो जाएगा। 2/1 जो है उल्टी कर ली, उलट गया, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 15/8। तो भाई 15/8 ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, मुझे यहाँ घुसेड़ लो, तो 15/8 जो है वो यहाँ घुस गया, सिंपल बात है। तो इस तरीके से हमारे पास 5 संख्याएं आ गई। 1 के बाद आ गया 9/8, ठीक है, 5/4, फिर 3/2, फिर 7/4, फिर 15/8 और फिर 2। तो 1 और 2 के बीच में आपको 5 परमेय संख्या चाहिए थी, तो ये हो गई हमारी 5 परमेय संख्या। बात समझ गए? तो थोड़ा सा मैंने
कठिन चीज नहीं है। फिर मैं कहूंगा कोई भी चीज कभी कभी कठिन नहीं होगी मैथ, बस तरीका मेथड जो है वो लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अब देखो, हो सकता है ये जो मेरा आंसर है वो जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसके आंसर से अलग आ जाए, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं। आंसर गलत अलग हो सकते हैं, आंसर आपका गलत नहीं हो सकता, बात को समझना। वो भी एक चीज होगी, ये भी एक चीज होगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दो संख्याओं के बीच में अनेक रूप से अनंत परमेय संख्या हो सकती है। तो जब परमेय संख्या अनंत हो सकती है तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब चेक कैसे कर सकते हो? देखो, चेक करने के लिए बहुत ही आसान चीज है, कुछ नहीं करो, 1 और 2 के बीच में, आप यहाँ पर जो संख्या थी ना, आपको चेक करना है कि 1 और 2 के बीच में है कि नहीं, तो इनका भाग दे लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें 1 है तो ये 1 ले लिया, 9/8 अगर हम देखें तो ये आता है 1.125 करके कुछ समथिंग, ठीक है। 4 का भाग अगर आप 5 में दोगे तो ये एक बार में जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना, दशमलव लगाओगे और 10 हो जाएगा, और 2 बार में 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, इतना आ जाएगा। 2 का भाग दोगे तो 1.50 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हो। वहीं अगर 7/4 की बात कर लें तो ये आ जाएगा 1.75, और 15/8 की बात कर लें तो ये आएगा 1.875, और ये 2 है। और 2 के बीच में आपको 5 परमेय संख्या चाहिए थी, परमेय संख्या चाहिए थी। तो देखो, 1 के बाद 1 से बड़ी संख्या 1.125, फिर उससे बड़ी 1.25, फिर उससे बड़ी 1.50, फिर उससे बड़ी 1.75, उससे बड़ी 1.875, और फिर 2। 1 और 2 के बीच में है कि नहीं? 1 और 2 के बीच में ये 5 संख्या है कि नहीं? तो बात समझ गए? इस तरीके से पूरा मामला था, ठीक है ना। तो आपने क्या किया सबसे पहले कि अगर आपको चाहिए था 1 और 2 के बीच 5 परमीय संख्या, आपने कहा ठीक है भैया हम निकालते। सबसे पहले हम 1 और 2 के बीच में निकाल लेंगे। तो हमने सबसे पहले 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या देखी। तो 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या कितनी आ गई थी हमारे पास? 1 और 2 की परमेय संख्या हमारे पास आ गई 3/2। फिर हमने क्या कहा कि 1 और 3/2 के लिए सोच लिया हमने। 1 और 3/2 के बीच की परमेय संख्या निकाली, जो कि आ गई 5/4। तो ये यहाँ पर घुस गई 5/4। फिर हमने क्या किया कि हमने 3/2 और 2 के बीच की देख ली। हमने किसके बीच में? 3/2 और 2, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 3/2 आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल। तो हमने 2 और 3/2 के बीच की देख ली संख्या। तो 3/2 और 2 के बीच की परमेय संख्या निकाली, जो कि आ गई 7/4। तो 7/4 वहां घुस गई। फिर हमने क्या कहा? 1 और 5/4 के बीच की देख ली, क्योंकि यहाँ पर 5/4 था, तो यहाँ पर हमने 1 और 5/4 के बीच की देख ली। तो 1 और 5/4 के बीच की संख्या निकाली, जो कि आ गई 9/8, और ये यहाँ घुस गई। फिर हमने कहा कि 7/4 और 2 के बीच में देख लेते, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि 7/4 और 2 के बीच में देख ली, तो वो वहां घुस गई। बात समझ गए? देखो, मैं आपको समझा देता हूं फिर से कि सबसे पहले था मामला 1 और 2 का। 1 और 2 के बीच में हमने निकाला 3/2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में हमने 3/2 निकाला। फिर हमने कहा कि 1 और 3/2 देखते हैं। 1 और 3/2, तो जब हमने 1 और 3/2 देखा तो इसके बीच की संख्या निकली 5/4। कितनी निकली? 5/4, ठीक है ना। बात समझते चलिएगा इस तरीके से। फिर हमने कहा कि हम इनकी 3/2 और 2 के बीच की संख्या देखते हैं। तो हमने निकाली 3/2 और 2 के बीच की संख्या, कितनी निकल के आई थी? 7/4 निकल के आई थी, है ना। 7/4 निकल के आई थी। क्लियर बात है। फिर हमने कहा कि हम 1 और 5/4 के बीच की संख्या देख ले। तो हमने 1 और 5/4 के बीच की संख्या देखी, तो जो हो गई 1 कितनी निकल के आई थी? 9/8, ठीक है। 1 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 और 2। बात को समझते चलिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, ठीक है। फिर हमने कहा भाई हम क्या करते हैं, यहां पर 7/4 और 2 के बीच की संख्या देख लेते। तो 1 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, और 7/4 और 2 के बीच की अगर हमने परमेय संख्या निकाली तो कितनी आई थी? ये आई थी हमारे पास 15/8, ठीक है ना, 15/8 एंड 2, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये 5 जो संख्याएं थी, ये, ठीक है, ये संख्या। बात समझ गए? तरीका समझ गए? तो हम यहां से कह सकते हैं कि अतः 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ये हो जाएंगी। क्लियर बात? तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन बता दोगे कि अतः 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्या ये है। तो भैया ये कुल मामला था आपका सेकंड मेथड का। तो फिर आपको अभी समझ में आ गया। देखो, मेथड है, तरीके हैं। मैथ अगर आपको पसंद है, मोहब्बत है, इश्क है मैथ के साथ, ठीक है, आशिकी है अगर मैथ्स के साथ, तो भाई कुछ नहीं, मैथ को सीखना बहुत जरूरी है।
सीखोगे तो उसके साथ प्रेम होगा, मोहब्बत होगी, तो आपको चीजें अच्छी लगने लगेंगी। इस बात को समझना, किसी भी चीज के साथ मोहब्बत कर लो, वो चीज आपको प्यारी लगने लगेगी, प्यारो मेरे, ठीक है। तो मामला आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेकंड मेथड था। पहला मेथड बहुत ही आसान है, सरल है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। अब इसी आधार पे आप लोग सेकंड मेथड से करना चाहो करना, नहीं करना चाहो मत करना। इसको एक बार सीख जरूर लेना, ठीक है, ट्राई कर लेना घर में अच्छी तरीके से, लेकिन करना पहले ही मेथड, क्योंकि वो आपका कम समय लगेगा और जल्दी आ जाएगा। अब इस आधार पे आपके सवाल थे 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है ना। इसको हम आपको करना है, और पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं फटाफट से। कुछ नहीं है, मतलब रद्दी सवाल है यार, एकदम फुद्दू वाले। फुद्दू समझते हो? फुद्दू का मतलब ये होता है एकदम बिल्कुल तुच्छ वाले, कुछ इनकी कोई इज्जत नहीं, वो वाले सवाल है। सीख गए होगे, समझ गए होगे, कोई नहीं, आराम से इनको लगा सकते हो। बताओ मुझे, एकदम चुटकियों वाले सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई प्यारो मेरे यारो दुलारो, बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 की। पहला सवाल क्या दे रहा है आपसे, समझ लीजिए। देखिए, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? बताइए, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0? तो आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल, ये एक 100% सत्य बात है कि शून्य एक परमेय संख्या है। भाई शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, फलाना ढिमकाना। और यहां पर भी ये परमेय संख्या के लिए आप q नॉट इक्वल टू 0 ही लेते हो, q नॉट इक्वल टू 0 ही लेते हो। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1, 0/2, 0/3 आदि, ठीक है। बस यही बात लिखनी है, समझ गए ना। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इस स्थिति में हम इसको हम 0/1, 0/2, 0/3 आदि रूप में लिख सकते हैं। समझ गए बात? इस तरीके से हो जाएगा। बता दो, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो जो कुछ भी बोला मैंने, वो आप नोट्स के तौर पे अपनी जो बुक है, जो अपनी कॉपी है, उसमें आराम से लिख पाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, अब इतने यार, इतने भी तुम लोग वो नहीं हो, है ना। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया मेरे स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या, क्या दिक्कत है? उदाहरण नंबर 2 हमने सीखा ना, उसका पहला मेथड अप्लाई करेंगे। 6 परमेय संख्या निकालना है, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे? 6 + 1 यानी कि 7 कर लेंगे। 6 + 1 यानी कि हम लोग 7 ले लेंगे। अब 7 का हम लोग क्या करेंगे भाई? 7 का हम लोग को अचार तो डालना नहीं है, तो 3 और 4 की 7 देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग कह रहे हैं 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या। तो आपने कहा कि भाई हमने ये लिए 6 + 1 = 7, ठीक है ना। और हमने कहा कि 3/1 किया, इसकी में हमने अंश और हर में 7 का गुणा किया, 7 × 21/7। और फिर हमने 4 था तो 4/1 किया और इसके अंश और हर में 7 का गुणा किया, 7 चौको 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में हमने 6 परमेय संख्या देखनी, 21/7, ठीक है, 21/7, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परमेय संख्या आपको ले लेनी। 21 के बाद देख लेंगे क्या? 22/7, ठीक है। 21 के बाद हम लोग ले लेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 21/7, 28/7 क्या है? 3 और 4 है। तो 3 और 4 के बीच में आपको 6 परमेय संख्या लेनी थी, तो हमने ले ली भैया, बहुत आसान तरीके से। कौन कौन सी हो गई? हमने कहा सर ये हो गई बढ़िया सी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कोई भी संख्या 7 से कटेगी नहीं, तो यही की यही हो जाएंगी। बताओ मुझे कौन सी दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं, लिखना आपको आ जाएगा। जो उदाहरण नंबर 2 में लिखा था फर्स्ट मेथड में, उस तरीके से आप लिख लोगे। समझ रहे हैं बात? अरे कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे ये तरीका, ये सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, उदाहरण नंबर 2 के हिसाब से। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं फटाफट से हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? देखिए गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
ये कह रहा 3/5 और 4/5। अरे हम संख्या को भिन्न तो बनाते ही थे, अब यहां पहले से ही दे दी भिन्न के बीच 5 परमेय संख्या निकालिए। 5 का मतलब कितना हो गया भाई, 5 + 1 करेंगे 6। तो जैसे 3/3 और 4 था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 था, तो यहाँ पर 3/1 4/1 किया था, भिन्न तो बनाना ही बनाना, ये पहले से भिन्न है 3/5 और 4/5। तो हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कहा 5 + 1 = 6। 6 का 3/5 और 4/5 की अंश और हर में गुणा करेंगे। 3/5 गुणे 6/6 यानी 6 × 18 6 × 5 30 और, ठीक है बात को समझिएगा, और 4/5 गुणे 6/6, तो क्या करेंगे 6 चौको 24 बटे 6 पंची 30। तो 18 और 30 के बीच की संख्या ले लो, बस सिंपल बात है। 18 और 18/30 से 24/30 के बीच की कितनी संख्या है, 5 संख्या। कितनी संख्या है, 5 संख्या हमको देख लेंगे, ठीक है ना, 5 संख्या हमको देख लेंगे। 18 के बाद 19/30 है ना, 20/30 जो कट जाएंगे उनको काट भी लेंगे, ऐसे 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर। 21/30 ये भी 3 से कट जाएगा आसान। फिर 22/30 और 23/30 है ना, इस तरीके से भाई जो चीज कट जाएगी उनको आप आसानी से काट लोगे। तो अगर मैं काटने की भी बात करता हूं, आसानी से काटने की, देखिए समझिएगा, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की बात करता हूं तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे कि ये आपका 18/30 क्या था, 18/30 था 3/5 है ना, तो 6 से काटा 3/5, 19/30 नहीं कटेगा 19/30, फिर ये 0 0 कटेगा 2/3, ये 3 से कट जाएगा 7 बार में और ये 10 बार में, ठीक है ना, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में और 15 बार में, ठीक है, ये 23/30 रहेगा और ये 24/30 था आपका 4/5, ठीक है ना, 4/5। तो आप सिंपली बोल देंगे कि नहीं भाई, बिल्कुल बोल देंगे कि हमारे पास 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं के बीच 5 परमेय संख्याएं निम्न है, कह दोगे आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। एकदम मक्खन मलाई सवाल है, बता दो मुझे, एकदम मक्खन मलाई, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे में क्या दिक्कत है, चौथा भी देख लो, चौथा भी और सरल चीज है, यहाँ पर भी एकदम मक्खन मलाई चीज है ना, एकदम मक्खन मलाई, समझ लो। चलो देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, बन जाएगा। मैंने कहा था उदाहरण नंबर 1 की तरह मैंने बता दिया था। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताओ, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना, बता पाओगे कि नहीं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है कि गलत, असत्य है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, बताना, ठीक है ना, बताना जरूर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है ना, जैसे कि -2 है, ठीक है, ये पूर्णांक है, क्या ये पूर्ण संख्या होगी, तो ये सत्य है कि असत्य, बताना। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अब परमेय संख्या में तो 1/3 भी आता है, तो क्या 1/3 पूर्ण है, क्या 1/3 पूर्ण में आएगी, होल में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ये आपको मैंने दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताएंगे, जो भी आंसर बताएगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, बढ़िया सा एक प्यारा सा हार्ट, एकदम लाल लाल रंग वाला। तो ये आपको कर लेने हैं, ये आपको कर लेने हैं बेहतरीन तरीके से, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर चाहिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर चाहिए, बता दिया मैंने। नोट्स बनने चाहिए, आपको बताना है वीडियो कितना आपके लिए यूजफुल रहा है, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना है, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी चलने वाली है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को वो बता देना। एकदम मैं मक्खन मलाई, मैं तो तुम लोग की ऐसे कर दूंगा ना, जिसे बटर पर एकदम मक्खन, एकदम मक्खन, मक्खन पर चाकू लगता ना, ऐसी एकदम प्यार से, सलीके से, मजा आ जाएगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के रूप पे क्या, नोट्स बनाना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ये गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो फिर मैं समझ में नहीं आएगी, इस बात को समझ लो, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ करना है, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।